तो भाई अब देख ही रहे हो जैसा हम कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट, ये कर रहे हैं हम। तो यार हर किसी ग्रीन प्लांट को जो है सनलाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस करनी है। बेसिकली हर ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसे यहाँ पे मेन ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजी और केमिकल भी इस्तेमाल होता है यहाँ पे, जिसके द्वारा हम लाइट एनर्जी को जो है यूज़ करके सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइट एनर्जी विद इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको एसिमुलेट करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। और अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी, क्योंकि सब कुछ प्लांट खाते हैं और वो डिकम्पोज वगैरह जो भी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज बेसिस ऑफ लाइफ। तो बेसिकली हमको क्या पता है, उसकी बात हो रही है इधर, ज़्यादा कुछ खास नहीं यहाँ पे, कि CO2 और वाटर को प्लांट इस्तेमाल करते हैं जो यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो उनके पास होता है, मिलता है उनको पहले से ही, तो उससे बनाते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। तो ये तो मेन जो बेसिक जो है वो है प्रोसेस रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो या अब कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम जिनने प्रूव किया कि हाँ ये कि ग्लूकोज भी बनता है, हाँ ऑक्सीजन भी बनता है और कार्बन, ये सब देखें। तो कैसे पता चला कि भाई ग्रीन पार्ट ऑफ लीव है वही बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने किया स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स के ऊपर। तो एक हमने वेरीगेटेड खुली नंगी लीफ ली और लीफ जो पार्शियली कवर थी ब्लैक पेपर से। तो दोनों को एक्सपोज किया लाइट से, और जो हरी वाली लीफ थी उसमें तो पूरी में स्टार्च पाया गया। स्टार्च को आयोडीन टेस्ट से कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट। तो काले में नहीं बना स्टार्च। तो बेसिकली ब्लू बैक जो कलर होता है, ब्लू ब्लैक कलर आता है आयोडीन टेस्ट में, जो वहाँ पे स्टार्च नहीं बना जहाँ सन ब्राइट नहीं थी। तो एक अगला एक्सपेरिमेंट अब देखते हैं कि CO2 इंपॉर्टेंट होती है या नहीं। तो बिल्कुल होती है। CO2 H2O C6H12O6 जो है O2 + H2O दोबारा से देता है। तो एक बार दोबारा देख लो, आप भूल रहे हो तो वाटर ऐसा कैसा वापस आ जाता है दोबारा से फोटोसिंथेसिस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है, और ग्लूकोज के पॉलीमर को बेसिकली क्या बोला जाता है, आपको पता है क्या बोला जाता है? ग्लूकोज के पॉलीमर को स्टार्च बोला जाता है। तो इजी पीजी। तो यह मोल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ने आधी लीफ को कवर किया फ्लास्क में और उसमें KOH डाल दिया। KOH ने सारी CO2 एब्जॉर्ब कर लिया। ब्लू ब्लैक जो है इस जो कवर्ड लीफ थी उसमें नहीं आया स्टार्च टेस्ट में, और इसमें आ गया जो हरा पार्ट सनलाइट में था। तो इससे पता लगता है CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ये था। तो बेसिकली अब जोसेफ प्रिस्टले का क्या एक्सपेरिमेंट था? बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। ये बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो बेल जार एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक चूहे को लिया जाता है एक बेल जार के अंदर। बेसिकली उसको देखा जाता है कि एक कैंडल बर्निंग और चूहा एक बेल जार के अंदर, तो दोनों कैंडल बुझ जाएगी, चूहा भी मर जाएगा। पर अगर एक पौधा रख दिया जाए इन दोनों के साथ में, यानी कि 3 चीज़ हो जाए, तो तीनों जलती रहेंगी। कैंडल जलती रहेगी, चूहा जीवित रहेगा, प्लांट भी हरा रहेगा। पर ये एक लाइट वाले वेल लिटेड रूम में हुआ था। पर अगर इसको इंगवान चाचा ने क्या किया, इंगवान चाचा के नाम से है कुछ, तो उसने जो है इसको डार्क रूम में रखा तो तीनों अब दोबारा मर गए, प्लांट भी बिना फोटो से, लाइट के फोटो से। तो इससे पता लगता है कि जो बेसिकली कि ये जो बेल जार है इसके अंदर जब जैसे जैसे माउस वुड सून सफोकेट, अच्छा ही कौन को बर्निंग कैंडल बट सम हाउ डैमेज द एयर, कुछ डैमेज करेगा एयर को। व्हेन एक मिंट प्लस प्लांट इसने प्लेस कर दिया उस बेल जार में, तो जो माउस अभी रहा तो मतलब कैंडल कंटिन्यू। तो प्रिस्टले हाइपोथेसिस एज फॉलो। तो प्लांट रिस्टोर टू द एयर वट एवर ब्रीदिंग एन एनिमल प्लांट रिमूव, यानी कि ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन हवा में डालता है और एनिमल वगैरह ऑक्सीजन हवा में अंदर लेते हैं। तो दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ प्रिस्टले भैया। तो इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड हैव, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फोटो दिखा देंगे अभी। तो प्लांट ऑक्सीजन निकालते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये बाद में पता चलता है। ये ऐसा बेल जार एक्सपेरिमेंट था। तो इंगवान चाचा ने किया डार्क रूम में, चूहा रिप लाइट रूम में, तो चूहा बचा रहा। तो इससे पता लग गया इंगवान चाचा कैसे सनलाइट भी ज़रूर होती है एज जो है ऑक्सीजन के भी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होती है, अभी हमको ये पता है। तो इंगन नहीं था वो, इंजन हाउस था, ठीक है, इंजन हाउस था वो, इंगवान नहीं था, इंगवान इंजन हाउस चाचा था वो। तो इंगवान इंजन हाउस चाचा ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, बहुत इंटेलिजेंट चाचा थे हमारे इंजन हाउस। इसने एक और एक्वाटिक प्लांट को लिया, वाटर में डाल दिया, ऐसे ये वाटर है चारों तरफ इसके प्लांट के, और ऐसे टेस्ट ट्यूब में वाटर है, और इस वाटर में अब बबल बन रहे हैं। इस ग्रीन प्लांट जब सनलाइट है तो बबल वाटर में देखने को, इस बबल को यहाँ इसने लिया इस टेस्ट ट्यूब में देखा गया तो ऑक्सीजन पाई गई, यानी कि प्लांट फोटोसिंथेसिस लाइट में जो करते हैं उसमें ऑक्सीजन निकालते हैं और एनिमल वो ऑक्सीजन लेता है, और कैंडल जो होती है वो भी ऑक्सीजन को बर्न कर रही होती है बेसिकली। तो अब आते हैं जूलियस वॉन सैक। इसने प्रोवाइड एविडेंस किया कि ग्लूकोज के प्रोडक्शन से कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है व्हेन प्लांट ग्रो। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च की तरह स्टोर होता है, बिल्कुल सही बात है। स्टार्च ग्लूकोज का पोलोमर होता है अल्फा 14 जो है उसमें
लिंकेजेस पाई जाती हैं। His later studies showed that the green substance in plant chlorophyll as we know it now is located in special body जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं within plant. He found that green parts in plant where glucose is made and then glucose is usually stored just ये तो वही बात होगी इससे। तो बेसिकली इंगवान ने क्या कहा, ये वॉन सैक ने क्या कहा, सबसे पहले ग्लूकोज बन रहा है, स्टोर कैसे हो रहा है, स्टार्च की फॉर्म में बन कर रहा है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में, बनता ग्रीन पार्ट यानी क्लोरोप्लास्ट में है। तो बेसिकली अब अगला क्या, इंगलमैन के द्वारा बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट, इसने एक ग्रीन एल्गा लिया। ग्रीन एल्गा प्लांट ही होता है क्लैडोफोरा, सबको पता है ग्रीन एल्गा प्लांट होता है क्लैडोफोरा जिसका नाम है। इसको इसने जो है प्रिज्म के सामने रख दिया, एक प्रिज्म लिया, उस पर से लाइट इसने पास करी एक डार्क रूम में, और डार्क वो जो लाइट है वाइट थी तो स्प्लिट होगी सातवें रूम में, और ऐसे जो अपने ये थे अपने क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गा इसको लगा दिया कुछ इस तरह से इस प्रिज्म के सामने। प्रिज्म से विबग्योर निकली, ये बस रंग सेम है पर ये असलियत में अलग है, विबग्योर ऐसे निकली। तो ऊपर रेड सबसे कम डिबेट होती है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा, यानी कि ये जो है ऐसे तीन जो मेन रीजन में बांटे थे, रेड ग्रीन और ब्लू। तो जो रेड एरिया था और जो ब्लू एरिया था वहाँ पे कहा गया कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रही है, पर कि जो ग्रीन एरिया वहाँ पे सबसे कम जो है फोटोसिंथेसिस का जो बेसिकली कह सकते हैं एक्शन जो है, रेडिएशन कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ एक्शन नहीं हो रहा इस वेवलेंथ का, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे इस ग्रीन उसके ऊपर। इस ग्रीन लाइट का फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होता स्टार्च इसमें। तो ग्रीन लाइट की द्वारा फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होती, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल ग्रीन को जो है वो नहीं करता, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट करता है, और रेड और ब्लू को तो एब्जॉर्ब करेगा ही। तो बैक्टीरिया ग्रोथ रेड और ब्लू रीजन में ही हुआ सिर्फ, बिकॉज फोटोसिंथेसिस मोर इन रेड एंड ब्लू रीजन्स में, इसका ये था हमारा रीज़न। तो इंगलमैन के इसने क्या किया, क्लैडोफोरा का किया गया एक सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया बेसिकली में क्लैडोफोरा को लेकर। बैक्टीरिया वाज यूज इंगलमैन ने डिटेक्ट टू साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ठीक है। ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया मेनली इन रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट, ठीक है बिल्कुल सही, इन ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम। ए फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज थर्स डिस्क्राइब्ड। ये पहला एक एक्शन स्पेक्ट्रम हम देखेंगे क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जिस वेवलेंथ की लाइट पे जो है ज़्यादा फोटोसिंथेसिस वो सब देखेंगे। तो सबसे प्रिमिटिव स्पेक्ट्रम जो अगर कोई पूछे फोटो एक्शन स्पेक्ट्रम किसने निकाला था, तो ये इंगलमैन ने निकाला था क्लैडोफोरा के ऊपर। तो इससे पता लगा कि बाय द मिडल ऑफ 90 भी हमको अब ये भी पता लगा कि भाई जो है क्लोरोफिल ए और बी होता है, कि क्लोरोफिल की वजह से ही जो है फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोफिल पाया गया वो रीजन जो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ओके। और ये जो बेसिकली क्लोरोफिल पहले से पता था, पर ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम निकला है क्लोरोफिल के एक्शन स्पेक्ट्रम से बहुत ज़्यादा जो है मिलता हो, तो क्लोरोफिल ए और बी के, तो इसलिए हमने कहा कि प्लांट में क्लोरोफिल लगता है। तो अब हमको पता चल चुका है जनरली बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी की, बाय मिडल ऑफ 19th सेंचुरी की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस ये होते हैं, प्लांट को यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एम्पेरिकल इक्वेशन SeSO2 + H2O गिव कार्बोहाइड्रेट मेनली ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर एक तरह से बनता है। तो उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है कार्लोस वोल्नील का। तो कार्लोस वोल्नील ने बस इतना कहा कि ये जो ऑक्सीजन जो निकलता है हमारे फोटोसिंथेसिस, ये ऑक्सीजन जो है वाटर की वजह से निकलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे। तो फोटोसिंथेसिस एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन हाइड्रोजन फॉर्म ए सूटेबल ऑक्सीडेज कंपाउंड, जैसे कि हमारे उसमें ग्रीन फोटोसिंथेसिस में होता है ऑक्सीजन ही सिंपल ऑक्सीडेज जो कंपाउंड होता है, और रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन वाटर जो होता है बेसिकली वो रिड्यूस हो जाता है हमारा ऑक्सीजन में, सिर्फ रिड्यूस या ऑक्सीडाइज जो भी है, या ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड में हो जाता है हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन H2O बेसिकली वापस निकलता है, बस वो नहीं है अलग। अब ये देखो, तो जैसे इसने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है, H2O की जगह H2S होता है। तो क्या यहाँ पे सल्फर बाहर निकलेगा, तो हाँ या नहीं, तो बिल्कुल निकलेगा। CO2 और ये मिलके बना लेंगे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, और H2S से बेसिकली सल्फर और H2O भी बाहर निकल जाएगा। बेसिकली ये थोड़ी ना है कि ये वन ही होता है, कई सारे होते हैं, और H2O भी बाहर निकल जाता है कुछ मॉलिक्यूल। तो वाह, तो ये देख लो फोटोसिंथेसिस एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फॉर्म्स अ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स इज ऑक्सीजन। तो ये देखो ग्रीन प्लांट में वाटर इज हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। और जो हमने देखा ग्रीन प्लांट में तो ऑक्सीजन निकलता है, पर कुछ होते हैं जैसे पर्पल सर H2S होता है H2O की जगह, तो यहाँ पे जो है S निकलता है बजाय कि ऑक्सीजन के हाइड्रोजन। H2S इज द हाइड्रोजन पर्पल एंड ग्रीन सेक्टर है। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर। H2O का बेस H2S का ऑक्सीडेशन सल्फर होता है, या सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म, नॉट O2। बस ये मेन बात है। तो बस याद रखना ग्रीन प्लांट्स वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर, और कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसा कैसा हम कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन मिला के इसका H2O को निकाल लेते हैं। तो
तो ये बैलेंस रिएक्शन है। अभी ये बैलेंस रिएक्शन ऐसा कैसा याद होना चाहिए बिल्कुल भयंकर तरीके से। तो C6CO2 6 12 6 6 ऐसे याद रखो। 1 जो है बेसिकली ये 6 CO2 लगते हैं और 12 ये, तो ठीक है। अब 12 जो ये 24 हाइड्रोजन हो जाएंगे, जिसमें कि जो है बेसिकली 12 यहाँ निकलेंगे और 12 ऐसे कैसे। हाइड्रोजन डोनर क्या है, ये वाटर है, तो हाइड्रोजन डोनर जो है इसको कार्बोहाइड्रेट बना देगा, ठीक है, ग्लूकोज बना देगा, और ये ऑक्सीजन ऐसा कैसा बाहर निकल जाएगा। तो देख लो, और कुछ जो बचेगा वो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल ऐसे कैसे निकल जाएंगे। तो 6CO2 + 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइफ या लाइट गिव्स ग्लूकोज +6 वाटर +6 ऑक्सीजन। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है सबसे, जो हमको जीवा रहा है इस समय। तो हाउ कूल इज दिस। 6 12 और वाटर सबसे ज़्यादा लगेगा, और वाटर बाहर भी आधा वाटर बाहर ही निकल जाएगा, तो ये भी याद रखना। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। O2 इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट। और हाइड्रोजन डोनर कार्बोहाइड्रेट के लिए वाटर ही है, वाटर ही सब कुछ कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बस अपने आप को इसमें बना रहा है कार्बोहाइड्रेट में, और वाटर से ही बेसिकली दोबारा वाटर भी बन रहा है और दोबारा ऑक्सीजन भी बन रहा है, और हाइड्रोजन भी दिए जा रहे हैं, CO2 को दिए जा रहे हैं हाइड्रोजन। और ये एक सिंगल रिएक्शन नहीं होता, ये मल्टीपल स्टेप ऑफ रिएक्शन होता है, जिनको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ग्रीन प्लांट्स ऑफ जो है बेसिकली ग्रीन लीव्स में, और ग्रीन अलग पर स्टेम वगैरह में भी होती है फोटोसिंथेसिस। पर मेनली जो है ये ग्रीन पार्ट है, ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं, याद हो तो अबंडेंट क्वालिटी में मीजोफिल सेल्स, जो पैरेन्काइमेटल सेल होते हैं नीचे एपिडर्मिस के, वहाँ पे मिलते हैं। कोर्टेक्स के सेल होते हैं ये जो भी है, हाँ ऐसे ही होते हैं। यहाँ मिलते हैं मीजोफिल सेल्स में लीव्स के अंदर। तो इन द लीव्स दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल होते हैं मीजोफिल सेल। दे यूजुअली अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल्स ऑफ मीजोफिल की वॉल्स के साथ में जो है क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अलाइन कर दें, सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये याद रखना, ये सवाल है नीट में नहीं आने वाला, ऐसे नहीं आते। तो बेसिकली याद रखना मीजोफिल सेल की लेटरल वॉल्स पे बेसिकली साइड में लगे हुए मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट, अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल्स ऑफ मीजोफिल सेल। बेसिकली अब फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को हम अब समझने जा रहे हैं। तो जो बेसिकली 2 तरह के जो है फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन होते हैं। पहला होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो होता है जो लाइट की प्रेजेंस में होता है। डार्क रिएक्शन वो होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो लाइट की एब्सेंस में हो, जो लाइट पे डिपेंडेंट होता है वो लाइट रिएक्शन होता है। इसके लिए लाइट की प्रेजेंस ज़रूरी है ये। और जो डार्क रिएक्शन होता है उसके लिए बस लाइट की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, वो लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, उसके एब्सेंस में भी हो सकता है, उसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर मानो आप स्विमिंग पूल में हो तो कूदोगे, हिल में क्या देख के, अगर लाइट है तो ही तो आपका रिएक्शन तभी आएगा। तो लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम में, और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस पूरी क्लोरोप्लास्ट में होती है। वो ग्रैनम मतलब थैलाकोइड, और ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है हमारा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, और डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शंस बोलते हैं। बेसिकली स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन दैट सिंथेसाइज शुगर, यानी कि डार्क रिएक्शन, इसलिए इनको कार्बन रिएक्शन बोलते हैं। शुगर की सिंथेसिस में होते हैं ये। और NADPH भी बनता है ATP के साथ एज ए रिजल्ट, याद रखना। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो एक बार भाई। क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, स्ट्रोमा लैमेले, देखो ये 2 जो ग्रैनम को जोड़ रही है स्ट्रोमा लैमेले होता है। ये जो है अपना स्ट्रोमा है अंदर, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स स्ट्रोमा, ये ग्राना एक थैलाकोइड्स का जो है जिसको बोलते हैं वो, ऐसे एक थैलाकोइड का पाइल ग्राना। ये राइबोसोम कैसे होते हैं यहाँ, 80S या 70S इनमें मिलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया के एंडोसिम्बाइट होते हैं। ये स्टार्च भी मिलते हैं इसके अंदर, हमारे अंदर लिपिड्स भी देखने को मिलते हैं, इधर लिपिड ड्रॉपलेट या। तो देखते हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेसिकली। तो कई तरह के ग्रीन शेड जो हैं वो इन पिगमेंट की वजह से ही देखने को मिलती है। और जो है ये सब पिगमेंट हमको पता चले पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा। तो पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड। तो क्लोरोफिल A जो होता है वो ब्राइट ग्रीन होता है या फिर ब्राइट ब्लू ग्रीन होता है, सॉरी, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गा में क्लोरोफिल A ही पाया जाता है, याद तो। क्लोरोफिल B जो है वो येलो ग्रीन होता है। ये दोनों मिलकर एक ग्रीन सी अपीयरेंस देते हैं एल्गा को बेसिकली। जो प्रोटिस्टा में सबसे पहले यूग्लिना में आए थे क्लोरोफिल, और वो हरा इसलिए दिखता है। ज़ैंथोफिल येलो जैसा होता है, और कैरोटीन जो होता है वो ऑरेंज जैसा होता है। तो कैरोटीन जो है कैरेट से याद रख लो, कैरेट ऑरेंज होती है, रेड कैरेट नहीं होती है। और ज़ैंथो याद कर सकते हो कि येलो होता है बस। तो पिगमेंट बेसिकली क्या होता है, पिगमेंट किसी भी कोई भी पार्टिकल जो एक स्पेसिफिक जिसकी एबिलिटी हो कि एब्जॉर्ब लाइट कर सकता है, वो भी लाइट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली। मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ही होगा।
तो बेसिकली ये कुछ ग्राफ दिए हुए हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स के और जो है बेसिकली उनके रिलेटेड जो अपने अलग पिगमेंट है और उनके और जो है अमाउंट ऑफ पिगमेंट्स अब जो है बेसिकली लाइट जो पिगमेंट के द्वारा वो लाइट एब्जॉर्ब प्लस में वेवलेंथ ऑफ लाइफ अमाउंट कितना एब्जॉर्ब हुआ प्लस में वेवलेंथ कौन सी लाइट है। तो अगर सबको पता है ब्लू और रेड के पास आएगा तो देखो 400 के ये वॉयलेट है, वॉयलेट के इधर ब्लू पे सबसे ज़्यादा है, बी क्लोरोफिल ए बी ऐसे जो है नियरली ब्लू के पास ही जो हो रहा है। कैरोटीन येलो के पास तकरीबन ऐसे हो रहा है, येलो के पास और ज़्यादा ब्लू से थोड़ा ज़्यादा होता है BYOR, तो ऐसे इसके पास होता है। ठीक है, येलो ये ऐसे कैरोटीन ये क्लोरोफिल ए थोड़ा नीचे होता है, क्लोरोफिल बी ज़्यादा कर पाता है, तो हमारे नॉर्मल प्लांट्स में सब में क्लोरोफिल बी होता है। और जो है ये ऐसे वेवलेंथ होती है 400 500 600 700। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ऐसे अगर मेजर करूँ मैं तो बेसिकली यही वही दोबारा ये सब नीचे लिखा हुआ पर वही है ऐसे ही ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा होगा। देखो अब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड रीजन में से, तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर्स जो भी है ये, और ये भी दिखाया हुआ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये एब्जॉर्प्शन है, जितनी एब्जॉर्प्शन उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज याद रखना क्लोरोफिल ए मैक्सिमम पिगमेंट मैक्सिमम नहीं सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो यहाँ पे उसको और जस्टिफाई करते हैं वेवलेंथ एट व्हिच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट। तो ठीक है, वो हमने देखा रेड और ब्लू के बेसिकली उसमें होता है क्लोरोफिल ए में ब्लू एंड रेड रीजन्स में सबसे ज़्यादा होता है, और क्लोरोफिल ए जो सबसे चीफ पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस का। तो दिस ग्राफ शोज दैट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ब्लू एंड रेड। तो क्लोरोफिल जो है वो तो हमको पता है मेजर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस का फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, और देन अदर थैलाकोइड पिगमेंट्स जो अदर थैलाकोइड पिगमेंट और भी होते हैं जैसे हमको पता है क्लोरोफिल बी ज़ैंथोफिल जो कि येलो होते हैं, कैरोटीनॉइड जो ऑरेंज होते हैं, विच इज़ एसेसरी पिगमेंट्स। तो एसेसरी पिगमेंट्स का काम क्या होता है, तो एक्सेसरी पिगमेंट प्रिवेंट करता है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। एक्सेसरी पिगमेंट जो होते हैं ये बेसिकली मिलके क्लोरोफिल को खुद ऑक्सीडाइज नहीं होने देते पर जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को करने देते हैं, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये एक्सेसरी पिगमेंट्स वाइड रेंज ऑफ फुल फोटो लेंथ को भी जो है इनकमिंग लाइट को भी यूटिलाइज करते हैं। क्लोरोफिल ए अगर रेड और वो करता है तो ये थोड़ा सा ये ऐसे आसपास भी ले जाते हैं रेड ब्लू के। या तो बेसिकली जो लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो जिसको हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं या फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, तो इसमें बेसिकली लाइट इसमें जो है हमारा वो ग्लूकोज नहीं बनता, हमारे कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता, इसमें और सारा काम होता है। पर डार्क रिएक्शन में हमने पढ़ा था ना कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, तो ये लाइट के एब्जॉर्ब वाटर की स्प्लिटिंग में, ऑक्सीजन का रिलीज में, और ऑक्सीजन पहले ही रिलीज होता है वो। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट अपना खाना बनाने से पहले हमारी सोचते हैं पहले ऑक्सीजन कर देता है लाइट रिएक्शन में ही, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट ATP और NADPH को रिलीज करता है एज वेल ये हिल्स रिएक्शन सॉरी। तो ये पिगमेंट जो होते हैं दो डिस्क्रीट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट में जो है अपने जो हमने देखा ना क्लोरोफिल वगैरह और एक्सेसरी पिगमेंट, तो ये सब ऐसे दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिनका नाम है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 PS1 PS2 में, और ये डिस्कवरी के बेसिस पे कोई फंक्शन के बेसिस पे नहीं। तो ईच जो बेसिकली आगे देखो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स, और ये हर फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, मतलब क्लोरोफिल ए नहीं होता और जो है सारे पिगमेंट होते हैं। तो ठीक है, तो फॉर्मिंग द लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटीनेस की बात करते तो ओके बेसिकली मैंने थोड़ी सी ऐसे ये नहीं है कि हर पिगमेंट मॉलिक्यूल में जो है एब्सेंट होता है, सभी पिगमेंट मॉलिक्यूल में क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता है एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल। एक जो है पिगमेंट होता है उसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है, और ये क्लोरोफिल ए एंटीना बनाता है जो कि बेसिकली रिएक्शन सेंटर की तरह भी काम करता है। तो दिस पिगमेंट हेल्प टू अभी देखते हैं एफिशिएंसी है जो भी है। ये देखो ये ऐसे फोटोन आ रहा है, ये अलग अलग पिगमेंट एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये आखिरी ये वाला एक जो है ये एंटीने बना रहा है जहाँ से प्राइमरी एक्सेप्टर या रिएक्शन सेंटर बन रहा है। तो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल है, ये एक इसमें क्लोरोफिल ए है। ये जो वाला अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल है और तरह की वेवलेंथ करते हैं एब्जॉर्ब करने में मदद। तो बेसिकली जो क्लोरोफिल ए है जो एंटीने बना रहा है बेसिकली वो बनाता है हमारा रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर जो होता है बेसिकली वो बनता है इस एंटीने के द्वारा जो कि क्लोरोफिल ए का बना हुआ होता है एक फोटो सिस्टम में। और ये जो फोटो सिस्टम होते हैं दो तरह के होते हैं। ये सिंगल क्लोरोफिल है फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। द रिएक्शन सेंटर है डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम्स, यानी कि क्लोरोफिल ए अलग अलग तरह का एक तरह से रिएक्शन सिस्टम बनाता है PS1 और PS2 में। जो PS1 में बनता है उसकी पीक जो मैक्सिमा जो होती है बेसिकली वेवलेंथ होती है वो होती है 700 नैनोमीटर, जबकि PS2 वाले की होती है 680 नैनोमीटर मैक्सिमा। अब दो टर्म आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहली होती है अगर 700 नैनोमीटर की हम लाइट यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम देते हैं प्लांट के अंदर टू जो है फोटोसिंथेसाइज, तो ये जो फोटोसिंथेसिस होगी सिर्फ PS1 के द्वारा होगी जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, और ये फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी या रेट कम ही होगा भाई, प्रोडक्टिविटी कम ही होगी। इस तरह की चीज़ को हम बोलते हैं रेड ड्रॉप, कि 700 नैनोमीटर के पास जो है रेड ही लाइट होती है, तो सिर्फ रेड लाइट देने से रेड ड्रॉप हो जाता है।
पर अगर सारी लाइट देते हैं या फिर एटलीस्ट 2 दें 680 और 700 नैनोमीटर, तो जो है ये अपनी नॉर्मल उस पर आ जाती है, जो हमारी फोटोसिंथेसिस की जो असली प्रोडक्टिविटी होती है, ये 2 वेवलेंथ। तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू रेड ड्रॉप, और इस तरह के इफेक्ट बोलते हैं हम इमर्शन इफेक्ट। तो बेसिकली 2 टर्मिनोलॉजी है, एक नॉन अप्रेस्ड रीजन या फिर एक्सपोज्ड पार्ट जिसको बोलते हैं। बेसिकली दबा हुआ ना दबा, अप्रेस्ड मतलब दबा हुआ, तो नॉन अप्रेस्ड रीजन जो होता है जो दबा नहीं होता, जो एक्सपोज्ड है, जैसा कि आप कैस कर सकते हो। पर जो 2 स्ट्रोमा के बीच में है, बेसिकली जो थैलाकॉइड्स के बीच में, ये थैलाकॉइड्स है तीनों, इनके बीच में जो रीजन आता है, जैसे ये वो अप्रेस्ड रीजन होता है, इसको नॉन एक्सपोज पार्ट करते हैं। इसके अंदर PS2 होते हैं, और अप्रेस्ड रीजन के अंदर खास बात होती है क्योंकि ये नंबर 1 होता है, फर्स्ट पोजीशन पे होता है, नंगा होता है, तो बिल्कुल ऊपर सबसे ऊपर नंगा खाता है, तो इसलिए PS1 होता है ये इसके पास। अमीर आदमी भाई 1 फर्स्ट नंबर के फर्स्ट क्लास चीज़ें लेंगे, ये सिर्फ PS1, जितना भी स्ट्रोमल लैमिल हो या जो भी है, नॉन अप्रेस्ड रीजन के पास PS1, अप्रेस्ड रीजन के पास। तो अब आएगी ये एक राम कथा। तो पहले PS2 से कहानी शुरू होती है लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन की डिटेल में अब बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन ETS पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बेसिकली जो PS2 है उस पर लाइट पड़ती है, ये लाइट मेनली 680 नैनोमीटर की होती है PS2 पे, या PS2 पे लाइट पड़ रही, तो इसने क्या किया, वाटर को जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाटर को रिड्यूस कर दिया, बेसिकली वाटर की स्प्लिटिंग कर दी। पहला काम यही होता है ना लाइट रिएक्शन की, वाटर की स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन पहले ही अंदर आ गया और ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन बाहर डिफ्यूज होकर चला जाता है, ठीक है। अब ऐसे किया तो हाइड्रोजन आयन 2 बने हैं, 2 उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन भी दिए 2 इस H2 से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस PS2 ने दे दिए इसको, फियोफाइटिन को। तो ये है फियोफाइटिन। ये फियोफाइटिन कुछ भी नहीं है, बस एक जो है बड़े आदमी के काम करता है जिसका नाम PQ है, फिर जो प्लास्टोक्विनिन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन अपने प्लास्टोक्विनिन को जाके दे देता है। ये प्लास्टोक्विनिन बाहर से पकड़ के लाता है लौंडे H2 जो हाइड्रोजन आया ना, बेसिकली उनको लौंडे की तरह समझो, लौंडे हैं ये, बाहर के लोग हैं, ये बच्चे हैं, ये मतलब चेले हैं ये। इनको हाइड्रोजन को बाहर से हाइड्रोजन को उठा के पकड़ा गया इधर अंदर एकदम, जैसे इसके पास फाइटोक्विनिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 2H+ जो है बाहर से अट्रैक्ट होकर अपने आप इसके साथ चिपक के एकदम। तो इसने भी इलेक्ट्रॉन का लालच देके लोंडो को बुलाया, लो तुमको पैसा दिया जाएगा, ये किया जाएगा। तो फाइटोक्विनिन जो फाइट करता है, फाइटोक्विनिन लोंडो से कैसे फाइट करेगा, मारेगा इनका गुस्से, इलेक्ट्रॉन दिखा के पहले तो लालच करके बुलाएगा, फिर लालच फाइटोक्विनिन PQH2 बन जाएगा, इनका दोस्त बन जाएगा, और फिर इनको सीधा जेल में धकेल देगा अंदर, जहाँ पे ठूसा जा रहा है लोंडो को, हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट बनाया जा रहा है बुरे तरीके से लोंडो से, ठीक है। तो ये काम किया जा रहा है लोंडो के साथ। लौंडे बिना दिमाग के हैं तो ये घुस भी जाएंगे जेल पे में, आराम से घुस जाएंगे फाइटो PQH2। अब ये PQH2 दोबारा से PQ बन जाएगा जैसे ये हुआ, पर इस PQ के पास जो है ये अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो PQ अब अपने दे देगा साइटोक्रोम, जो है साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम F ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम को। तो साइटोक्रोम जो है अपने इसको दे देगा PC को, क्या है ये, तो बेसिकली ये है ये साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, इसने अपने दिए प्लास्टोसियानिन को। ओके, सियाना है प्लास्टोसियानिन, इतना सियाना है कि अब ये जाके PS2 को दे देगा ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन। PS2 को नहीं, PS1 को, सॉरी PS1 700 नैनोमीटर की लाइट लेगा और क्या करेगा PS1 एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। बाहर से जो NADP है, NADP भी एक ऐसे ATP की तरह ही होता है। NADP है जो उसमें +2 जो H+ जो बाहर पड़े हैं उसमें से एक H+ NADPH में डाल देगा और H+ निकाल देगा, फिर कह सकते हैं खाली एक ही H+ लेगा, NADP को NADPH में बदल देगा, जो कि एक एनर्जी वाला ATP की तरह सब्सटेंस होता है। तो वाओ, दैट इज़ कूल, PS1 का काम है। तो अब क्या हो गया, अब जो है अब इन लोंडों को क्या होगा, जिसको जेलों में डाला गया है, तो जेल में इनसे क्या होता है, जेल में चक्की पिसवाई जाएगी भाई, ये होती है चक्की ऐसी जेल में, बिल्कुल विंड मिल की तरह। तो ये चक्की ये ऐसे पीसेंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, ये निकलेंगे, तो 3 लोंडे मिलके एक ATP बनाते हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये जो है ADP प्लस में P इनऑर्गेनिक, ये जो है मिलके ऐसे इससे निकल के बेसिकली यहाँ से बाहर की बार अपना ATP बना लेंगे, ATP ऐसे बन जाएगा, बस 3 लोंडे एक ATP बनाते हैं। तो वाह, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसकी बात हो रही है अब NCERT के द्वारा। तो PS2 जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल है वो 680 करता है, ठीक है। इससे वाटर के जो है स्प्लिटिंग हो जाती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्सेलरेट है, एंड या फार्दर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाते हैं भाई, ये पकड़ लेता है PS2 को। PS2 फिर अपने उसको फियोफाइसिन को दे देता है, जो भी है। फिर जो है इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड अप बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बिल्कुल बात है, फियोफाइटिन को दोबारा पकड़ ले जाते हैं और ये सेंड कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन NCERT एक छोटा सा वो देती है, इतनी रामायण कथा नहीं कहती है NCERT, इसको कह देती है NCERT फियोफाइटिन जो सिस्टम अपना PS जो ये है
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ये कंसिस्ट ऑफ होता है सिर्फ साइटोक्रोम एंड सीआरटी। कितने अच्छे हैं हमारे, कितना। और ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का जो हमने देखा उसकी स्ट्रोमा लैमिला में जो हो रहा है, ऐसे PS1 PS2 लाइन जो भी हो रहा है, ये बेसिकली उसके अंदर होना है, थैलाकॉइड के अंदर, सॉरी थर्मल लैमिला बोल रहा हूँ मैं, थैलाकॉइड के अंदर हो रहा है ये, थैलाकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन के बेसिकली ल्यूमेन में कह लो, तो उसमें जो है हो रहा है ये एक डाउन हिल जो है ट्रांसपोर्ट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। इस तरह इसको बेसिकली पूरी जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। हमने जो अभी अभी पढ़ी है वो स्ट्रक्चर बना के, ड्राइंग बना के। तो इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द ETS बट पास ऑन टू द पिगमेंट ऑफ PS1। और PS1 करता है भी नहीं इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल, PS1 NADPH को NADP में बदल देता है बाई सप्लाइंग इट विद इलेक्ट्रॉन। तो PS1 एक्साइट होता है पहली बात तो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ से जो कि रेड होती है, एंड ट्रांसफर अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो बेसिकली जो ये इलेक्ट्रॉन देन मूव डाउन हिल NADP को NADPH में बदल देते हैं। बस सिंपल NADP एंड NADPH प्लस H+। तो ऑसम। तो स्पीरी स्कीम को द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1, ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1 ट्रांसफर अनदर फाइनली डाउन टू NADPH, फिर आखिरी में NADP में मिल जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन NADPH बनाते हैं। यस, आखिरी में PS2 से PS1 फिर NADPH में जो बना देते हैं बेसिकली। ये जो स्कीम होती है इसको Z स्कीम बोलते हैं। इसका डायग्राम सर बहुत अच्छा बनाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। और जो है ये एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, बेसिकली इसमें भी ATP बन रहा है पर ये एक जो है नॉन साइक्लिक ATP फॉर्मेशन है, समझ रहे हो, कोई साइक्लिक नहीं है, बस Z बन रहा है। Z ऐसे कनेक्ट नहीं हो रहा किसी चीज़, सर्कुलर नहीं, साइक्लिक नहीं है, ये नॉन साइक्लिक है। लाइट पड़ेगी भाई, वाटर को स्प्लिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपना फियोफाइसिन या साइटोक्रोम्स को देगा, फियोफाइसिन को देगा बेसिकली, ये उसको साइटोक्रोम की ETS के थ्रू दौड़ाएंगे। इस ETS के थ्रू दौड़ने से हाइड्रोजन अंदर आ जाएंगे, लोंडो से काम करवाया जाएगा, वो ATP अपना साइड बाई साइड खींचते रहेंगे। वो हो गया, ठीक है, ETS में भेजा, ATP एक तरह से बन ही गए भाई H+ हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट से, वो भूल जाओ, वो अपना काम ATP बना रहे हैं। अब जो है ये जो इलेक्ट्रॉन ETS से बाहर निकल के कहाँ जाते हैं, PS2 में जाते हैं, और PS2 से ये NADP में मिल के NADPH बना देते हैं फाइनली। तो ये इसीलिए इसको Z स्कीम या नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं होती। ये जो है मेरा ये पूरा जो है ये PS1 है, PS1 है या PS2 है, ये PS2 है, वाटर की स्प्लिटिंग PS2 पे होती है। PS1 पे NADP जो है बेसिकली NADPH में बनता है। वो समझ बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसमें एक ही सवाल आएगा तो कि ये PS2 में होता है। और दो वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली 4 हाइड्रोजन, या फिर एक वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयन प्लस आधा ऑक्सीजन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। और आधा ऑक्सीजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती इसलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली ट्रांसफर होते रहते हैं टक 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 टक, जब तक ये NADP को नहीं मिल जाते, NADP से NADPH नहीं बन जाते, ऐसे राम राम से। या बस वाटर स्प्लिटिंग PS2 सबसे इंपॉर्टेंट Z स्कीम के अंदर। और ये इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, याद रखना वो इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के होता है। तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बीच में डिफरेंस क्या है, तो लिविंग कैपेसिटी टू एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइज स्टोर दिस इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड, अच्छा ATP की फॉर्म में। या बिल्कुल सही बात है, हमारे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म ATP सिंथेसाइज बाय इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो है क्लोरोप्लास्ट। यस, हम भूल चुके हैं, देखो कितने दिन हो गए कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो बनते ही बनते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली रेस्पिरेशन अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया। पर ये क्लोरोप्लास्ट में भी तो ATP बनते हैं। तो ATP सिंथेसिस की 2 साइड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। नीट का भी सवाल हो सकता है। तो इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं हम, रियली सॉरी, फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट की जो है ज़रूरत पड़ रही है इस सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फैट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यस, दिस इज जो है फोटोसिंथेटिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। या फिर व्हेन द 2 फोटो सिस्टम वर्क इन ए सीरीज, द फर्स्ट PS2 एंड देन PS1, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक, Z स्कीम भी जिसको बोलते हैं। द फोटोसिंथेसिस कंडक्टेड थ्रू एन यस Z स्कीम, बोथ ATP एंड NADPH प्लस H+ आर सिंथेसाइज बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, जैसा कि मैंने बताया लाइट रिएक्शन जो हो रहा है। तो बेसिकली जो अपनी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो तो जो हमने देख ली Z स्कीम, और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वो भी एक तरह से लाइट रिएक्शन में ही होती है। वो अगर सिर्फ PS1 जो है वो काम कर रहा है, PS1 जो है वाटर की स्प्लिटिंग करके वो बाहर निकल रहा है, NADP पर NADP नहीं बना रहा, सिर्फ जो है ATP निकाल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम, इसी PS1 के अंदर ही बार बार होता जा रहा है। इस साइक्लिक फ्लो को बोलते हैं, ATP निकालने के फ्लो को हम सिंपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो इसकी लोकेशन स्ट्रोमा में है, उसकी जो थैलाकॉइड के ल्यूमन या उसके बीच के स्ट्रक्चर में है, स्ट्रोमा लैमिला, सॉरी। यस, तो PS1 जो है सिर्फ, और PS1 सिर्फ जो है अपने जो नॉन अप्रेस्ड रीजन में होता है, यानी कि नंगे रीजनों में, तो PS1 वहाँ होता है। तो ये स्ट्रोमा लैमिला में होता है,
लैमेला लिखना ये भूल गए, स्ट्रोमा में नहीं होता। स्ट्रोमा की लैमेला वाले उसमें होता है ये, और अपने नॉर्मल स्ट्रोमा में क्योंकि डबल मेम्ब्रेन होती है तो ये वहाँ यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। तो ये नॉन अप्रेस्ड रीजन भी में भी होगा, ये सिर्फ स्ट्रोमल लैमेला नहीं, नॉन अप्रेस्ड रीजन। तो अप्रेस्ड रीजन में फोटो सिस्टम 2 था, अगर कहीं पे भी फोटो सिस्टम 2 है तो फोटो सिस्टम 1 भी होगा। अगर ये होगा तो ये जेड स्कीम के थ्रू रिएक्शन होगा, ये साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, ये नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन अपने आप ही होगी जितने भी अप्रेस्ड रीजन है उनमें। पर जो नॉन अप्रेस्ड रीजन है जैसे टॉप ऑफ द थैलाकोइड है, स्ट्रोमल लैमेला, वहाँ पे जो ये PS1 ऐसे कंटिन्यूस सिर्फ PS1 में ही अपना काम होता रहेगा, ATP निकलती रहेगी बस। इसको साइक्लिक फोस्फोराइलेशन बोलते हैं या फिर साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। ये आ गया हमारे पास सामने इंपॉर्टेंट सवाल, नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन होता है अप्रेस्ड रीजन में, और साइक्लिक फोस्फोराइलेशन कहाँ होगा? साइक्लिक में सिर्फ PS1 कहाँ होता है? स्ट्रोमल लैमेला और नॉन अप्रेस्ड रीजन में। तो ये होता है अपना साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। देखो लाइट आई, ये कौन सा PS1 है तो 700 नैनोमीटर की, तो बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिया, यानी कि अपने फोटो सिस्टम 1 को दिया बेसिकली इस क्लोरोफिल ने। ये पूरा फोटो सिस्टम 1 है, सॉरी ये क्लोरोफिल 1 फोटो सिस्टम 1 का ही तो पार्ट है यार, क्लोरोफिल 700 या क्लोरोफिल ए। तो ये फोटो सिस्टम पूरे की बात, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिया, मान लो किसी को, इसने ATP को दे दिया, मान लो ये ADP है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि ATP बना लेता है। अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कुछ बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मान लो फियोफाइसिन है या साइटोक्रोम वाला है, जो भी है ऐसा ही कुछ है, या PDP है, ठीक है। तो इसने उसको दिया, अब ये ETS के साइटोक्रोम के द्वारा हुआ, इस ETS ने ATP बना दिया, भाई लोंडो से काम करा, दोबारा से जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने आगे इसमें क्लोरोफिल P700 में। तो जब तक 700 है ये काम चलता रहेगा, तक टक 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 लाइट के प्रेजेंस में। ओनली ATP बनता है हमारा साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में, ये भी याद रखना, NADPH नहीं बनता क्योंकि ये जेड स्कीम नहीं है कोई भी। तो बेसिकली ये भी चीज़ कीमो ऑस्मोटिक जो है हाइपोथेसिस बता रहे हैं ETS की, बेसिकली ये एक लोंडो से काम कराने की बात हो रही है, जो चक्की चलती है उनसे। तो लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ ATP forms synthesized in chloroplast. The chloroplast hypothesis put forward that chemo put forward to explain the mechanism ATP synthesis is linked to डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये जो प्रोटोन मेम्ब्रेन, तो बेसिकली प्रोटोन ग्रेडियंट हमने जेल के अंदर से बाहर निकालते हैं उनको, इस टाइम जो होता है ये प्रोटोन ग्रेडियंट होता है, दिस टाइम दीज आर द हैपन्स इज फाउंड बिटवीन द मेम्ब्रेन्स ऑफ थैलाकोइड, ओके। एंड वन डिफरेंस जो इसके अंदर है वो है द प्रोटोन एक्यूमुलेशन इज टूवर्ड द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाहर से अंदर की तरफ जो है उनको बाहर से अंदर की तरफ धकेला जाता है हाइड्रोजन आयंस को, जबकि इसमें ल्यूमन से बाहर की तरफ धकेला जाता है। तो दिस इज़ ए बिग डिफरेंस इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बस जो है डायरेक्शन का H+ आयन की, तो वेक्टोरियली ऑपोजिट है एक तरह से। तो बेसिकली ये क्यों होता है इनर साइड ऑफ से बाहर की तरफ, क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटॉन बनते हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर ही बनते हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ल्यूमन में ही आया था, और ये फाइटोकिनिन जो है H+ ने अंदर दे दिया। ये रहा, वाओ, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, यस। इसने अपना ये देखो फेस्टोसाइनिन दिया हुआ, प्लास्टोसाइनिन दिया हुआ, तो भूलना मत भाई प्लास्टोसाइनिन ने PS1 को दिया, PS1 ने फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने NADPH को, बेसिकली FDFNR जो भी दे रखा है ये इतना इंपॉर्टेंट साइड ETS बेसिकली PS1 तक कौन लाता है ये याद रखना, फाइटोसाइनिन। और यहाँ पे जो है अपना वो ये प्लास्टोक्यूनिन जो है ETS तक देता है, यहाँ से ऐसे H+ यहाँ धकेल देता है, ये बाहर से ला के अपने आप PTQH2 जोड़ के ये दिखा रखा है। फिर ये साइटोक्रोम B6 को दे देता है H+, यहाँ से ये H+ ऐसे धकेलता रहता है अंदर अंदर धन धन धन, इलेक्ट्रॉन BC के थ्रू आ जाते हैं साइटोक्रोम के थ्रू, और प्लास्टोसाइनिन से PS1 से FDFNR और NADP और NADPH में बदल देता है ये, या अमेजिंग। तो जो फाइटोक्यूनिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटोक्यूनिन क्या है? ये जो है हाइड्रोजन बेसिकली कैरियर है, देखो हाइड्रोजन कैरियर है फाइटोक्यूनिन, और फियोफाइटिन जो है वो है हमारा ये फियोफाइटिन जो सबसे पहले दिखाया था हमने अपने डायग्राम में, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन कैरी, ये हाइड्रोजन आयन का बेसिकली क्या है ये, एक सेकंड, ये फियोफाइटिन है ट्रांसपोर्टर हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन का दोनों का बेसिकली, और ये प्लास्टोक्यूनिन जो है H का कैरियर होता है, ये फिर साइटोक्रोम के थ्रू अंदर दिखवाता है, पर इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाओ जब तक वो NADPH ना निकालता है। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B6 को दे रहा था तो इसने प्रोटॉन अंदर ल्यूमन में साइटोक्रोम के थ्रू। तो NADP को जो NADPH+H+ में जो करने में ये जहाँ पे जो एंजाइम काम आती है वो होती है NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो बेसिकली अब क्या कहता है, ये जो हाइड्रोजन आयन जो फाइटोक्यूनिन ला रहा है वो स्ट्रोमा से ला रहा है, तो स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन का कम होता है बेसिकली कंसंट्रेशन, और जो स्टोमा के अंदर जो ल्यूमन जो है थैलाकोइड के अंदर, तो ल्यूमन में जो है बेसिकली थैलाकोइड के ल्यूमन अंदर जो बीच में है ल्यूमन वो नहीं है जो साइड में, उसमें अंदर जो जेल है, जेल के अंदर हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा हो रहा है, तो हाइड्रोजन को आयन को ज़्यादा कंसंट्रेशन से बाहर की तरफ निकालेंगे ETS के थ्रू बेसिकली,
तो जो है एनर्जी निकल जाएगी दोबारा से स्ट्रोमा में, जो है हाइड्रोजन का पोटेंशियल भी हो जाएगा। तो ल्यूमन के अंदर, ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड के अंदर पीएच पूछे तो बहुत कम होगा। यस, तो बेसिकली ईटीएस के अंदर भी एक जो है चैनल होता है बेसिकली, उस जैसे F1 F0 थे ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पे CF0 पार्टिकल है जो ATP की सिंथेसिस में काम आता है। तो CF0 पार्टिकल जो है ना हेल्प इन ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं, ATP सिंथेसिस। तो बेसिकली CF0 CF1 क्या है, ये कहीं ETS में वो नहीं, ये है CF0 CF1, ये CF0 है, ये CF1 है बेसिकली। तो CF1 में ATP सिंथेटेस पाई जाती है, जबकि CF0 इज सिंपली जो है CF0 में ATP सिंथेटेस एंजाइम होती है, और यही चैनल होता है बेसिकली CF0 CF1 ATP सिंथेसिस का। बेसिकली CF0, मैंने ATP सिंथेसिस बोल दिया था, मैंने बिल्कुल बकवास लाइन बोली थी। मैंने कहा कि CF0 और CF1 मिलके जो ATP सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। जो CF0 है उसमें जो ATP सिंथेटेस एंजाइम मिलती है, ठीक है। द ATP सिंथेसिस एंजाइम consist of two parts, which is basically the CF0 is embedded in thylakoid membrane and form transmembrane channel, yes that carries out facilitated diffusion। भाई लोंडे बाहर से अपने फैसिलिटेट करके आ रहे हैं, ल्यूमन में ज़्यादा है, बाहर कम है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ही तो है, कोई एक्टिव प्रोसेस थोड़ी ना। तो डाउनहिल प्रोसेस है ETS के अंदर भी। तो प्रोटोन, और दूसरा है CF1। तो जो बेसिकली CF0 और CF1 है वो पूरा कंबाइन ही ATP सिंथेटेज एंजाइम है। अब होया क्लियर, इतनी देर से गलत, CF0 भी ATP सिंथेसिस नहीं है ना, ही CF1 है। तो दोनों मिलके ATP सिंथेटेज एंजाइम है जो ATP फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो जो CF1 है वो प्रोट्रूड आउटसाइड द सरफेस ऑफ थैलाकोइड, जिससे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एक ATP बनाते हैं। तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन साइड ऑफ स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में निकालता है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फर्मेशन चेंज इन CF1 पार्टिकल्स ऑफ द ATP सिंथेटेस, ठीक है। ATP सिंथेटेस के अंदर जो है चेंज होता है इस वाले, विच मेक्स एंजाइम सिंथेसिस सेवरल मॉलिक्यूल फॉर एनर्जी पैक्ड ATP बना देती है ATP सिंथेटिस एंजाइम मिलके। या तो मेन तो CF0 है बेसिकली, वो तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में काम आ रहा है, और CF1 जो है बेसिकली ATP सिंथेटेस को एक्टिवेट करने में काम आ रहा है। इस पर भी लिखा CF1 है एक्चुअली ATP सिंथेटेस, और CF0 सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन में मदद कर रहा है हाइड्रोजन आयन की। देखो ये ATP सिंथेटेस को एक्टिवेट करके ADP को ATP में कन्वर्ट कर रहा है ईजीली, और बदले में 3 हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं। और ये जो PQH2 है बेसिकली, PQH2 एक तरह से एक जो है प्रोटॉन ग्रेड नहीं, क्या कहते हैं इसको, ये एक प्रोटॉन पंप है बेसिकली। ये PQH2 जो है, ये जो हाइड्रोजन को ला रहा है, ये पंप है, एक पंप जो प्रोटॉन का पंप है। देखो प्रोटॉन पंप जो है PQH2 जो बाहर से प्रोटॉन को अंदर लाता है। वाटर वाला तो वो है नॉर्मली है भाई, वो क्या, वो कोई भी ट्रांसपोर्ट ही नहीं है वो जो, पर ये है, ये जो फाइटोक्यूनिन वाला है, ये जो है, ये जो अंडर यहाँ से है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अप हिल ट्रांसपोर्ट है ये वाला, जो हाइड्रोजन आयन को अंदर ला रहा है, जो कीमो बेसिकली ऑस्मोसिस में। तो कीमियो ऑस्मोसिस में क्या क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, ठीक है। फिर क्या चाहिए, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, पहली बात अंदर ज़्यादा होना चाहिए, और ATP सिंथेटेज एग्जाम चाहिए, बस मेनली यही चाहिए होता है। रिक्वायर्ड होगा, ये डाउन हिल है। आखिरी में यस, तो लाइट रिएक्शन ख़त्म है अब अमेजिंग। तो लाइट रिएक्शन से ATP और NADPH बन रहा है हमारा अभी तक। और क्या सिर्फ यही बन रहा है भाई, ऑक्सीजन भी तो निकल रहा है, भूल कैसे गए आप ऑक्सीजन को। ये सब बता दोगे, देखना बताओ। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PQ वाला, फाइटो जो PQ नहीं PE वाला, फियोफाइसिन। प्राइमरी हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा है, हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करता है, PQH फाइटोक्यूनिन। अपहिल ट्रांसपोर्ट यस, मेम्ब्रेन क्या क्रॉस होता है हाइड्रोजन का, बाहर से स्ट्रोमा से जो है अंदर की तरफ अपिन जो PQ के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये भी बता दोगे। और ETS में जो CF0 है वहाँ डाउनलोड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये भी बता दोगे, कैसे हो रहा है, फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम BF से फियोफाइटिन में है कि नहीं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, साइटोक्रोम से जो है फिर हाइड्रोजन इसको अंदर फेंक रहे हैं, तो ल्यूमन, और बाहर से भी ला रहे हैं PQH2 के द्वारा। तो ल्यूमन में बंदे बढ़े जा रहे हैं, लोंडे बढ़े जा रहे हैं, तो लोंडे काम करेंगे, चक्की चलाएंगे CF0 CF1 पार्टिकल की। तो इसके बाद डार्क रिएक्शन करना है हमको। डार्क रिएक्शन जो है बेसिकली अपना डार्क रिएक्शन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सवाल आते हैं डार्क रिएक्शन पे, तो डार्क रिएक्शन इसके बाद देखेंगे। तो अगर आप आखिरी में एक पूछूँ कि क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है आपसे, तो क्लोरोफिल भी दोनों ही फोटोसिस्टम कहाँ मिलते हैं, थैलाकोइड या स्ट्रोमल लैमेला में। स्ट्रोमा में कभी भी क्लोरोफिल नहीं होते, स्ट्रोमा में तो डार्क रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में कभी नहीं होगा, तो बस ये याद रखें क्लोरोफिल। तो अब मेनली हम डार्क रिएक्शन करेंगे। तो ये विधि का विधान है, यानी कि यहाँ पे आसान जगह से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो लेट्स गो। तो डार्क रिएक्शन का
बेसिकली इंट्रोडक्शन है ये। तो हमने पढ़ा है कि ATP, NADPH, O2 आर द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन, आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ATP तो जो है हमको पता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, और ATP NADH दोनों जो है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है। Z जो वो होती है साइकिल, जो उसमें बेसिकली कर्व जो भी Z वो होती है उसमें, और ऑक्सीजन जो बेसिकली दोनों में ही निकलती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में दोनों में। याद रखना ऑक्सीजन दोनों में होता है, सिर्फ इसमें नहीं। ओके, तो ऑक्सीजन तो होना जरूरी है ना भाई, चाहे कैसे ही करो आप, साइक्लिक करो नॉन साइक्लिक करो तो नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो इसके बाद हमने देख लिया ये ATP एंड NADPH का। अब होगा क्या, तो वह वेयर आर दीज ATP एंड NADPH यूज, तो दीज विल बी यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ फूड। तो ये जो है ड्राइव करेंगे प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड। और सिंथेटिक फेज इसलिए इसी को बोलता है, ये बायोलॉजी को सिंथेसाइज करते हैं यहाँ से। बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ द डार्क रिएक्शन विच जो प्रोसेस जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट प्रेजेंस ऑफ लाइट पे, बिल्कुल डायरेक्टली डिपेंडेंट ये ATP NADPH पे होती है। यस, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट होती है। ओके, बिसाइड CO2 एंड HCO विच आर ऑल्सो एसेंशियल हियर एज वेल। तो द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू टू सम टाइम देन स्टॉप। अगर लाइट बेसिकली रात को स्टॉप हो जाती है, जब अपना लाइट रिएक्शन से ATP NADPH नहीं है अब खत्म हो गया, तो डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज भी स्टॉप, और जो है लाइट मेड आ जाती है, तो सिंथेसिस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो डार्क रिएक्शन बेसिकली होती है कैल्विन साइकिल के थ्रू। कैल्विन साइकिल को डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन ने, यूजिंग द रेडियो एक्टिव C4 बाय हिम इन एन एल्गल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, स्टडी डिस्कवरी लेट की दैट डिस्कवर द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोजेक्ट वाज ए 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, ओके, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट फॉर वर्किंग आउट द बायोसिंथेटिक। ओके, तो ये जो है हैंस इस वाज कॉल्ड कैल्विन साइकिल। ओके, इसने डिस्कवर करी थी। आफ्टर द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड 3 फॉस्फोग्लिसराइड एसिड। अच्छा, तो 3 फॉस्फोग्लिसराइड एसिड, ओके, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड निकलता है सबसे पहले इसमें, तो ये हमने देखा इसमें। ओके, तो इसको अच्छे से देखते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, तब कैल्विन साइकिल देखते हैं। डार्क रिएक्शन कभी भी मत भूलना कि स्ट्रोमा में होता है, एक में ये और देख लो, स्ट्रोमा में होता है। यस, स्ट्रोमा में कोई क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये भी इसका एक सिग्निफिकेंस है। तो हमको बेसिकली कई तरह की साइकिल पढ़ने हैं इसमें डार्क रिएक्शन में। C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल और कैंप साइकिल भी पढ़नी है हमको। तो पहले पढ़ते हैं कैल्विन साइकिल जो मेन है। C3 साइकिल इसी में से आएगा सवाल, या फिर थोड़ा बहुत C4 में से आ सकता है। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई होता है इसका है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA। ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ये बेस्ड है, क्योंकि ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट इस कैल्विन साइकिल का होता है, ये PGA, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको C3 साइकिल बोला जाता है। तो लेट्स सी C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल। तो बेसिकली ये है एक जनरलाइज कैल्विन साइकिल। ये पता नहीं है, अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये C3 साइकिल है या C4 साइकिल है। मैं इसको C3 मान रहा हूँ, या फिर एक जनरलाइज कैल्विन साइकिल बोलते हैं इसको, बस अभी के लिए इसको कैल्विन साइकिल बोलते हैं, फिर C4 आगे डिस्कवर करेंगे। तो जो है अपनी ये सबसे पहले एक प्लांट में जो हमारे उसने था, कैल्विन ने डिस्कवर किया था ना, कि उसने C14 लिया था, C14 रेडियो एक्टिव। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सब इनके और यूज़ ढूंढ रहे थे इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, इसी से DNA भी पता लगा था। तो कैल्विन बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, तो इसने जो है इस C3 को ट्रेस किया, और इसने कहा कि C3 को जब मैं ट्रेस कर रहा हूँ तो प्लांट में एक वो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैं C14O2 प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो एक स्टेबल प्रोडक्ट जो मेरे को सबसे पहला मिल रहा है प्रोवाइड करने के बाद, वो मेरे को मिल रहा है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, जो कि वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जैसा कि इसने कहा था। तो बाद में पता चला कि यार सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं मिलता है, ये भी बेसिकली ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड स्टेबल होता है, पर ये जो है ये ही CO2 से डायरेक्ट ये नहीं बनता। ऐसे पहले से जो एक प्लांट में एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको RUBP, बेसिकली साइकिल मान लो यहाँ से शुरू होती है, एक तरह से ये साइकिल है, पर हम मान सकते हैं कि यहाँ से भी तो शुरू होती है। 5 कार्बन कंपाउंड बेसिकली नीचे वाले से आ रहा है, पर सोच लो ये जो RUBP है बेसिकली ये रूबिस्को रूबलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, ये है इस RUBP की फुल फॉर्म। इस RUBP में जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जो भी जिससे ग्लूकोज निकलता है, बेसिकली ग्लूकोज बनेगा जिससे, और ऑक्सीजन तो हमारा पहले ही निकल चुका है, ठीक है, तो उसकी डोंट वरी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और बेसिकली जो वाटर इसमें लगेगा, RUBP को जो है एक स्टेबल, पहले तो ये 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, उसकी बिल्कुल भी यहाँ जाते नहीं कि वो फिर ब्रेक होकर 2 जो है 3 कार्बन कंपाउंड बना लेता है, 3 कार्बन के PGA। तो ये 2 हैं जो कि 3 कार्बन के हैं, 3CPGA। ऐसे ये 3 मॉलिक्यूल नहीं है, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, 3 कार्बन के PGA, जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरा जो है स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ये किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोक्सिलेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का फोटोसिंथेसिस, जैसे हमने अभी NCERT में पहले पढ़ा था। तो जैसा कि ये रहा, तो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज ए 3 कार्बन ऑर्गेनिक पॉइंट, जिसको बाद में पता चला ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि PGA होता है। तो ये था मेल्विन कैल्विन की डिस्कवरी बेसिकली।
तो अब इसके बाद ये जो 3 कार्बन ये है, ये ऐसे ही नहीं रहेगा, कार्बोक्सिलेशन हो चुकी है इसकी। अब ये जो है रिड्यूस किया जाएगा, इसको रिड्यूस करके इसको पागल बनाया जाएगा, रिड्यूस कम किया जाएगा ना, इसका दिमाग को छोटा किया, जिसमें ज़्यादा दिमाग आ रहा है, तोड़ रहा है अपने आप को, स्टेबल हो रहा है, इसको स्टेबल नहीं, इसका दिमाग तोड़ो, इसको रिड्यूस करो, इसका दिमाग छोटा कर दो। अब तो इसका दिमाग जब हम छोटा कर देते हैं तो ये बन जाता है PgAl, पागल हो जाता है ये। तो फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड, तो Al एल्डिहाइड को डिनोट करता है। तो Pga जो है एसिड होता है अपना, ठीक है, तो PGAl अमीनो एल्डिहाइड रिड्यूस करके बन जाता है एसिड का। तो ये प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, जैसा कि आनंद मनी ने बहुत अच्छी बात है लिखा है, ये तो याद करने की बात है। अब मेन स्टेप आएगा यहाँ, कार्बोक्सिलेशन में कोई ATP नहीं, पर पागल बनाने के लिए, दिमाग छोटा करने के लिए आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा एनर्जी का। तो वो एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, वो होगी 2 ATP और 2 NADPH मिल के जो है इसमें रिड्यूस कर देंगे PGA को PGL में, फिर बाय प्रोडक्ट होगा जिसका 2 ADP और 2 NADPH, NADP और प्लस में H प्लस, सॉरी। तो ऐसे होगा, NADPH तो पहले से ही है। ये बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, ये लाइट रिएक्शन से आ रहे हैं। तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा डार्क रिएक्शन का, मेन बायोसिंथेटिक फेस। तो ये जो बेसिकली जो PGAl है, 2 मॉलिक्यूल PGL का, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन PGL, ये ही जो फॉस्फोग्लिसराइड है, ये ही आगे जाके ग्लूकोज बनाएगा। अब जो मेन बात आती है मैं वो बताता हूँ क्या। तो जो केल्विन साइकिल है, एक साइकिल में ग्लूकोज कभी नहीं बनता, ग्लूकोज स्टार्च एक साइकिल में का, ये कम से कम 6 साइकिल चाहिए एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए। नाउ व्हाई इज़ दैट? तो बेसिकली ये जो हमने CO2, तो यहाँ से जो हमारी साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो मैंने कितना CO2 दिया, मैंने 1 CO2 दिया है, ठीक है। तो ये जो मैंने 1 CO2 दिया है, इसको कितनी बार मेरे को 6 बना, ग्लूकोज में कितने होता है 6 H12O 6, ठीक है। तो बेसिकली ग्लूकोज में मेरे को इंटू 6 करना पड़ेगा इसको, तभी तो CO2 से बनेगा ना भाई। प्लांट में जो भी पहले था वो कभी भी ग्लूकोज नहीं बनाएगा, तो जो पार से CO2 आ रहा है हवा से, वही तो बेसिकली उसी से तो बनेगा। तो एक CO2 जो है 6 साइकिल, 6 केल्विन साइकिल, 6 CC बन के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे। तो बेसिकली एक कार्बन डाइऑक्साइड ने ये जो बनाया PGL, अब PGL में दिमाग आ जाएगा, PGL अपने आप को रिड्यूस नहीं होने देगा, तो PGL दोबारा रीजनरेट कर लेगा खुद की एक और ATP को यूटिलाइज की। यहाँ पे NADPH नहीं इस्तेमाल, ये ATP का सीधा डायरेक्ट करेगा रिड्यूस होने से पहले ही ATP, और जो है दोबारा RUBP। अब ये जो RUBP देखो 5 कार्बन कंपाउंड है ये, और जो कि यहाँ पे 6 कार्बन है, बेसिकली 3 कार्बन के 2 हैं, तो यानी कि 6, यानी कि 1 कार्बन कहाँ गया, तो 1 कार्बन इस्तेमाल होगा ऐसे ग्लूकोज बनाने में। तो एक यहाँ से, और वो 1 कार्बन CO2 का था, तो ये जो CO2 का 1 कार्बन था वो ग्लूकोज का एक वो बना रहा है मोनोमर। तो ऐसे ग्लूकोज के मोनोमर C6 लग के, C6H12O6 लग के 6 बार केल्विन साइकिल लग के एक ATP, एक ग्लूकोज सॉरी बन जाएगा। तो ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट कि 6 बार होती है केल्विन साइकिल एक जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अब ATP का खर्चे की जो आफ्टर मैथ करें तो कितने ATP लग गए बेसिकली, एक उसमें रिडक्शन में देखते हैं पहले। तो रिडक्शन में कितने ATP लगे भाई, तो रिडक्शन होती है बेसिकली जिसमें रिड्यूस हमको 2 ATP देने पड़ते हैं, और जो है हमको जो है 2 NADPH देने पड़ते हैं, ठीक है। और हमको जो बेसिकली ये है रिडक्शन में, और जो रीजनरेशन में खुद से जो वो करता है पागल से जो है रूबको बनता है बेसिकली। और चलो ठीक है अभी देखते हैं ये, और जो है ATP का इस्तेमाल करता है, ATP से ADP बनाता है। ये जो है बेसिकली यहाँ पे कितनी लगी है, 6 बार साइकिल होगी, तो यानी कि 6 ATP यहाँ लगेंगे और 12 ATP यहाँ हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 12 NADPH लगेंगे। तो टोटल मेरे 18 ATP जो है सिर्फ केल्विन साइकिल में लगेंगे, और जो है 12 NADPH मेरे सिर्फ केल्विन साइकिल के रिडक्शन फेज़ में लगेंगे। तो 12 ATP 12 NADPH तो मेरे ये रिडक्शन वाले में लगेंगे, नीट का सवाल भी था। और जो है टोटल मेरे लगेंगे 18 ATP और 12 NADPH, और रीजनरेशन में लगेंगे मेरे 6 ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो वाओ, पर एक साइकिल में कितने लगेंगे, 3 ATP और जो है बेसिकली 2 NADPH, जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई कभी भी कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से याद करना है तो मैं बताऊंगा 2 + 1 ATP एक साइकिल की बात हो रही है ये, और एक साइकिल में एक कार्बन बेसिकली मोनोमर बनता है ग्लूकोज का CH2O जिसको कह सकते हैं, एक ATP, और जो है 1 जो है NADPH, ये इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस CH2O। ये है केल्विन साइकिल को ऐसे याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो वाओ, प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है दोबारा देख लो, PGA, और ये बनाता क्या है, रिड्यूस हो गए पागल क्या बनता है, रूबिप। अब रूबअप की बहुत, ये रूबअप नाम का सुना लग रहा है, ये रूबिस्को के साथ होता है। तो ये जो एंजाइम कार्बोक्सिलेशन में जो एंजाइम काम आती है इसने बताया नहीं, उसको बहुत जो बताना चाहिए था यार यहाँ पे, वो एंजाइम होती है रूबिस्को। रूबिस्को में रूब यही होता है, रूब 1 बाइफॉस्फेट
तो बिसफॉस्फेट बट बिस होता है बेसिकली जो भी है ये आरयूबीपी इस SO रूबिस्को बिसफॉस्फेट बस ये एंजाइम होती है। C यहाँ पे होता है कार्बोक्सिलेज और O होता है ऑक्सीडेज। तो यानी कि इसकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की जो है बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। तो मेन ज़्यादा एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे यहाँ, इसलिए कभी कभी ये जो है ऑक्सीजन की भी वो होती है इसमें एफिनिटी। तो ये फोटो रेस्पिरेशन भी कर देता है रूबिस्को की वजह से, फोटो रेस्पिरेशन थे वो हम आगे देखेंगे। तो ये होती है रूबिस्को की बात। ओए होए एक गलत कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2+1 ATP लगना था और यहाँ पे खाली 2 NADPH लगना था। ठीक है, तो ये CH2O बनाता है। अगर ग्लूकोज बनाने के लिए कितना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 18 ATP, यानी कि 12 प्लस में 6 और यहाँ पे जो है 12 NADPH। तो यह ऐसे था ये, अमेजिंग। तो देख लो आफ्टर मैथ। तो प्राइमरी CO2 वो कौन है एक्सेप्टर, रूबअप 5 कार्बन कंपाउंड, और जो है फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 2 PGA जो कि 3 कार्बन होते हैं बेसिकली। फिर उससे पागल बनता है, पागल जो है बेसिकली रूबी 5 बना देता है दोबारा। तो 1 कार्बन पागल में से कहाँ गया, तो वो ग्लूकोज बनाने में काम आ गया। 6 बार साइकिल होकर इतनी ATP लगती है, ये सब हिसाब है। रिडक्शन में कितनी लगती है एग्जैक्टली, तो 2+2 लगती है कि 2 × 6 12 और प्लस 12। और साइट कहाँ पे है, ये सब हो कहाँ रहा है भाई, स्ट्रोमा में हो रहा है, ये याद रखना। तो अब C4 पाथवे की तरफ चलेंगे। तो साइंटिस्टों ने वंडर कर दिया कि क्या सभी प्लांट में PGA ही होता है। तो साइंटिस्टों ने अलग अलग प्लांटों पे ये करा भाई कि तो यूनिवर्सल होना चाहिए या फिर यूनिवर्सल नहीं। तो उनका काम सफल हुआ। किसी किसी में ये जो है बेसिकली PGA नहीं होता, पर बल्कि उसकी जगह एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको ऑक्सैलो एसीटेट एसिड बोलते हैं। एक जो है बेसिकली फर्स्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं एक प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ, जो हमने देखा था ना, प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ दिस क्या था वो अपना मेन ये प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट जो था, हाँ या वो अपना ये था बेसिकली PGA। पर यहाँ पे कई कुछ प्लांट्स में क्या पता लगा कि प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट PGA नहीं है बल्कि एक दूसरा 4 कार्बन कंपाउंड है जिसको ऑक्सैलो एसीटेट एसिड बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इस पाथवे में ये कैसा साइकिल होगी, कैल्विन साइकिल ही होगी एक, पर ये जो है C4 पाथवे होगा तो ऑक्सैलो एसीटेट की तरह। तो जो PGA जिसमें प्रोडक्ट आ रहा है पहला जो है प्राइमरी जो वो अपना प्राइमरी जो प्रोडक्ट है वो PGA, उसमें ये है। प्राइमरी अगर OAA है CO4 पाथवे में तो वो ऑक्सैलो एसीटेट जो CO4 पाथवे को डिनोट करता है। तो ये PGA और जो है ऑक्सैलो एसीटेट पे डिपेंड करते हैं इनके नाम C3 और C4। तो अब C4 को भी स्टडी करेंगे। जैसे ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन, अगर 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट है वहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या फिर कार्बोक्सिलेशन जिसको बोलते हैं हम, वो था हमारा PGA। तो वो C3 पाथवे, ये C4 पाथवे। तब देखते हैं ये है C4 पाथवे हमारे तरफ। C4 पाथवे में सबसे पहले क्रैन्स एनाटॉमी होती है। क्रैन्स एनाटॉमी मतलब कि ये एक ऐसे 2 तरह के सेल में पाई जाती है वाली एनाटॉमी। एक सेल की एनाटॉमी क्रैन्स एनाटॉमी होती है, बस इतना याद रखना। तो बेसिकली इसमें जो सबसे अच्छी बात इस साइकिल की क्या होती है C4 की, कि जो इसमें जो ये अपना वो था रूबको नहीं RUBP, सॉरी जो RUBP था, यहाँ RUBP नहीं होता ऐसे। RUBP जो है प्राइमरी CO2 जो है जिसमें फिक्स नहीं होती, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक जो है अपना सबस्ट्रेट नहीं होता। जब यहाँ पे होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट, RU जो है B की जगह RUBP की जगह होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है इंस्टेड ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड। ये अच्छा क्यों है, क्योंकि इसकी दोस्ती हो जाती है HCO3- आयन से जो कि बड़ा अबंडेंटली अवेलेबल होता है। अब ये HCO3- इसके साथ दोस्ती करके जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेता है। जैसा कि हमको पता है ये एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये पहला प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है हमारी इसका फोटोसिंथेसिस का, पहला स्टेबल जो है फिक्सेशन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं 4 कार्बन कंपाउंड का। कुछ अलग प्लांट्स में ये देखने को मिलता है, ये मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स में इनके बीच में कनेक्शन होते हैं बेसिकली। अब ये देखो, अब ये OAA और जो है इससे OAA जो है अब मैलिक एसिड में जो है कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को। 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन, पर एसिड बनाने में आपको ऑक्सैटिक से मैलिक एसिड में NADPH लगता है। इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आगे देखते हैं। अब ये मैलिक एसिड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इसमें बंडल शीथ सेल में। तो बंडल शीथ सेल में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे बड़ी बात है मैलिक एसिड का। मैलिक एसिड किससे बना है, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किससे बना है, मेनली HCO3- बाइकार्बोनेट और फोस्फोइनोल पायरुवेट के जो है कंपाउंड से 3 कार्बन है जो कि मेन फिक्सेशन सबस्ट्रेट है। तो अब ये मैलिक एसिड के साथ क्या होगा, मैलिक एसिड का होगा डी कार्बोक्सिलेशन।
तो डी कार्बोक्सिलेशन जब भी होता है, किसी चीज़ को तोड़ा जा रहा है बेसिकली, डी कार्बोक्सिलेशन। ये कितना 4 का कार्बन कंपाउंड है मैलिक एसिड भी, बिकॉज ऑक्जेलिक एसिड से ही तो बना है ये सिंपली। तो किसी चीज़ को जब तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, बनाते हैं तो एनर्जी वो होती है बेसिकली लगते से। रिड्यूस करते तो हाइड्रोजन डालते हैं, तो पहले जो है यहाँ पे 2-2 ATP 2-2 NADPH लग रहे थे हमारे रिडक्शन में, और रीजनरेशन में एक एक्स्ट्रा लग रहा था, छोड़ो। अब यहाँ पे जो है तोड़ा तो भाई डी कार्बोक्सिलेशन से NADP से NADPH भी बन गया, तो वाह। अब ये जो डी कार्बोक्सिलेशन से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, यहाँ से निकला नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये ऐसा क्या ऐसा देखो NADPH और NADPH यहाँ कैंसिल हो गया, जितना लगा उतना आ गया वापस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये केल्विन साइकिल में जाएगा, C3 साइकिल में, जो कि हमने देखी। तो C3 साइकिल कहाँ होती है, बंडल शीथ सेल में होती है, और बेसिकली C4 साइकिल इन दोनों में मिला के होती है, मेनली मीजोफिल में कह सकते हैं। तो ये है केल्विन साइकिल में चला जाए, केल्विन साइकिल से यहाँ ग्लूकोज बना लेंगे हम 6 बार करके, इसको एक ग्लूकोज बना लेंगे 6 बार ग्लूकोज करके, 2+1 ATP बेसिकली, 2+1 और जो है 2 NADPH, ऐसे ATP और NADPH ऐसे बना लेंगे हम इससे अपना जो है 6 बार करके ग्लूकोज। तो अमेजिंग, केल्विन साइकिल, ये ग्लूकोज बन गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। पर अब ये साइकिल कैसे हुई? अब ये जो डी कार्बोक्सिलेशन मैंने 4 कार्बन से अब ये 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड का रीजनरेशन होगा, रीजनरेशन करके ये फोस्फोइनोल पायरुवेट बना देगा, तो दोबारा से वही सबस्ट्रेट बन जाएगा प्राइमरी। अब ये साइकिल चलती रहेगी आगे ऐसे टक 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 टक, जब तक इसको जो है यहाँ से NADPH मिल रहा है, लाइट रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, जो कि अपनी साइकिल नॉन फॉस्फोरेटेड साइकिल Z वाली से लाइन से मिलती है NADP और NADPH। तो यह अब रीजनरेशन जो होगा, रीजनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 2 NADPH लगती है, तो 2 NADPH लगती है। वाह भाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे भी इंपॉर्टेंट अब एंजाइम की बात करें तो ये जो है फोस्फोइनोल पायरुवेट और HCO3 मिलकर अपने आप OAA ऐसे ही नहीं बना देते, तो इसमें जो वो लगता है इसको एंजाइम को पेपीएस, पेपईएस, ठीक है, पेप्सीएस, ये जो भी बोलो पेपीएस। तो ये पेपीएस बन के इनको जो है ऑक्जेलिक एसिड में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बना देती है, और मैलिक एसिड फिर ये ऐसे चलती रहती है साइकिल। तो ऑसम, इस पे बिना बस बोले कुछ भी नज़र मारो। ऑसम, सो दिस इज़ इट। ये 2 ATP हैं लगते हैं, तो टोटल जो मेरे को कितने ATP लग गए भाई, यहाँ मेरे को अगर 6 बार करनी है ये साइकिल, क्योंकि यहाँ से तो एक ही CO2 मिला मेरे को, तो ये साइकिल 6 बार करनी है, तो 6 दूनी 12 ATP लगेंगे इधर। NADPH उतने ही जितने आए उतने गए, छोड़ो। तो ये है आफ्टर मैथ इसका। तो टोटल एनर्जी कितनी लगती है एक जो है C4 साइकिल में, पूरी C4 साइकिल में। तो C4 साइकिल एक्चुअली एक OAA से होती है, जो बेसिकली C3 साइकिल का ही एक तरह से एक्सटेंशन होती है, C3 साइकिल का एक्सटेंशन होती है। तो C4 साइकिल में बेसिकली पहले तो जो है C3 साइकिल की बात करते हैं। अगर C4 साइकिल से मेरे को जो है कार्बन अपने ग्लूकोज बनाने हैं, तो मेरे को एक तो C3 साइकिल उसके अंदर ही करनी पड़ेगी। तो C3 साइकिल में कितनी लगेगी, मान लो ये होगी 2+1 ATP और जो है 2 NADPH लगेंगे, मेरे NADP लगेंगे, हाँ NADPH लगेंगे 2। तो अगर मेरे को 6 बनाने हैं ये, तो यहाँ पे हो जाएंगे मेरे 12 प्लस यानी कि 18 ATP भाई, और मेरे जो है 12 जो है NADPH लगेंगे, ठीक है। अब जो मैं C4 साइकिल कर रहा था, और जब हम इसको जो आखिरी में बन रहा था वो फोस्फोइनोल जो है जो भी था वो, तो उससे पायरुविक एसिड बना था। पायरुविक एसिड को डीजनरेट करके जब हम लोग वो बना रहे थे, तो हमने क्या किया था, एक मिनट, हमने मैलिक एसिड था, मैलिक एसिड को ट्रांसफर कर दिया था बंडल शीथ सेल में। फिर बंडल मैलिक एसिड को बेसिकली ऊपर से ऐसे वो डीकार्बोक्सिफिकेशन की थी, उससे एक जो कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला गया था हमारा मैलिक एसिड से C3 साइकिल में, और एक ऊपर आके पायरुविक एसिड बच गया था। अब ये पायरुविक एसिड डीजनरेट होकर बेसिकली अपना पेप में दोबारा फोस्फोइनोल पायरुवेट दोबारा बन जाता है। रीजनरेशन में 2 ATP लगते हैं। अब जो है इस एक C4 साइकिल में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही नहीं होगा, ये भी 6 बार होनी चाहिए ना, ताकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएं। फिर ये 6 के 6 जो है C3 साइकिल में जाएं, वो भी 6 बार हो और एक ग्लूकोज निकले, समझे। तो 6 बार 2 ATP यानी कि 12 ATP यहाँ लग गए दोबारा से C4 साइकिल में। NADPH कैंसिल आउट, कोई नेट नहीं, 0। तो कितना हो गया टोटल, 6 12 30 हो गए, 30 ATP और 12 NADPH टोटल लग रहे हैं इन टोटल। तो हाउ कूल इज़ दैट। तो इसमें C4 साइकिल में हम याद कर सकते हैं बेसिकली 2 + 1 + 2 और 2। तो बस यही है इसमें मेन एक्सपेंडिचर एनर्जी का। तो ये देख लो यहाँ पे या अब मेन बात यहाँ आती है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, बेसिकली पेप है। यहाँ पे पेप करता है HCO3- से CO2 एक्सेप्ट और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेता है, जो कि पेप
पेपकेज एंजाइम के द्वारा होती है और प्राइमरी CO2 प्रोडक्ट होता है यहाँ पे OAA यानी कि 4 कार्बन जो है ये। और सबसे अच्छी बात इनकी क्या होती है एक और, कि ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देते। वाई? क्योंकि इस एंजाइम इसमें कहीं पे भी रुबिस्को का नाम आ रहा है, रुबिस्को के पास ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है तो नहीं आ रहा, तो रुबिस्को इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दीज गाइस। तो दीज C4 प्लांट्स आर प्रूफ जो है ये फोटो रेस्पिरेशन प्रूफ होते हैं। एक फोटो रेस्पिरेशन यहाँ नहीं होती रुबिस्को से। रुबिस्को माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली ग्लूकोज को अब रिड्यूस करके अच्छी सारी ATP निकालते हैं। 30+12 जितनी भी लगे इसको सारा हम अपना वसूल लेंगे सब जब हम ATP बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये क्रांस एंडोटर्न पे होती है मीजोफिल और बंडल सेल्स की, तो ये भी याद रखना पेपकेज एंजाइम लगती है रुबिस्को की जगह। बेसिकली NCERT में ये दिया हुआ कि भाई ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इन केल्विन साइकिल C3 साइकिल, वो होता है हमारा RUBP, मेरे को अच्छे से याद है, ठीक है। और जो है और RUBP में कितने कार्बन होते हैं कोई पूछे तो 5 कार्बन होते हैं। तो C3 पाथवे को केल्विन साइकिल बोलते हैं, अब आया है समझ में। और C4 साइकिल को क्रेन्स एनाटॉमी वाला पाथवे बोलते हैं, जो भी है। तो केल्विन साइकिल हर एक जो है प्लांट में मिलती है। जो C3 है जो बेसिकली केल्विन साइकिल है जो हमने पढ़ी थी ऐसे, वो गोल RUBP वाली से लेके फिर दोबारा पागल तक, PGA से पागल तक, और उसमें ATP जो भी लगता है वो जो जितनी भी साइकिल है ये पूरी, ये हमको यहाँ इस्तेमाल होती है। ये जो है सब में मिलती है वो वाली केल्विन। तो बेसिकली और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो C3 प्लांट है उनमें केल्विन साइकिल मीजोफिल सेल में देखने को मिलता है सिंपल। पर जो C4 प्लांट है हमने देखा है कि बंडल शीथ सेल में उनकी जो अपना मैलिक एसिड के ट्रांसपोर्ट के बाद, मैलिक एसिड को डीकार्बोक्सिफिकेशन के बाद, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल होती है, केल्विन साइकिल होती है। बंडल शीथ याद रखना। C4 पूछा जाए, C4 दोनों मीजोफिल और बंडल मिला के होती है एक तरह से। तो बेसिकली अब देखते हैं स्टेप NCERT में थ्योरी। तो कार्बोक्सिलेशन पता नहीं का क्या है। RUBP को जो है कार्बोक्सिलेशन CO2 डालते हैं RUBP में, और CO2 से क्या बनता है फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन PGA। तो हाउ कूल इज दैट। तो एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बना देता है बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ CO2 इन RUBP, जो कि बेसिकली होता है 3 कार्बन का PGA, 3 फॉस्फोग्लूटामिक एसिड, जो भी है ये ग्लिसरिक एसिड जो भी था ये। एंड एंजाइम जो होती है वो RUBP CO, C कार्बोक्सिनेज होता है यहाँ पे, और O जो होता है ऑक्सीजन होता है, बस ये याद रखना। इसमें ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी दिखने को मिलती है। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड इज ये RUBP, ये रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन द वर्ल्ड। तो इसके बाद रिडक्शन हमने देखा था बेसिकली इस PGA को पागल में रिड्यूस करो, इसका दिमाग छोटा करके। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH लगते हैं, और ये बेसिकली फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 से 1 ग्लूकोज बनता है। तो कितने हो गए टोटल सबको पता है। तो रीजनरेशन में क्या होता है बेसिकली, रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल। तो बेसिकली इससे क्या होता है, हमारा जो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल वाले 2 पागल थे, बेसिकली जो 2 पागल अपने आप को रीजनरेट करते हैं 1 ATP का इस्तेमाल करके इन RUBP होता है 5 कार्बन, हमारे पास थे 6 कार्बन। तो 1 कार्बन कहाँ गया भाई, 1 कार्बन ग्लूकोज का मोनोमर बनाने में चला गया। इसमें कितनी ATP लगी, 2 + 1 यानी कि 3 ATP, और जो है 2 NADPH। तो हर केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 वो, और 6 CO2 बना के लिए इन लेने के लिए 1 ग्लूकोज निकलता है, तो 1 ATP। यस तो आउट मिलते हैं ये वाओ। और ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है एक, रियली फॉस्फोराइलेशन नहीं है ये, सॉरी, ये होता है फॉस्फोराइलेशन, ADP + ATP फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो भूला मत करो। तो अपनी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन उसमें हमको बताया नहीं गया था कितनी क्या लगती है, उसमें बस ये पता था इन्फ्लक्स के लिए जो PDQ होता है, PQH2 बेसिकली फॉस्फोक्विनोहाइड जो भी था वो इनफ्लक्स के लिए यूज़ होती है। पर ATP 3 हाइड्रोजन है, 1 ATP मॉलिक्यूल इनफ्लक्स आउटफ्लक्स ईफ्लक्स के द्वारा बना देते हैं। तो वेयर दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। और ये हाइड्रोजन वाटर को स्प्लिट करके मिलते हैं, प्लस बाहर से भी बंदे पकड़ के लाते हैं। तो बेसिकली अब आते हैं C4 पाथवे। ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के प्लांट में होता है। ये नीट 2021 का सवाल लग रहा है मेरे को कि ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में जो है C4 पाथवे देखने को मिलता है। ड्राई वाले ट्रॉपिकल रीजन्स में, ड्राई वाले ट्रॉपिकल जहाँ पे कम होगा वो, जब तो वो ऑक्सीजन बेसिकली अपने उसको ड्राई कंडीशन है भाई, उसको सर्वाइव करना ज़्यादा खाना चाहिए। तो वो फॉस्फो ऑक्सीडेशन में वेस्ट प्रोसेस में कैसे अपना खाना वेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता भाई। रुबिस्को की पूरी तरह से जो है मदद ली जाएगी। तो बेसिकली रुबिस्को के डायरेक्ट ऑक्सीजन में कॉन्टैक्ट कैसे है, रुबिस्को बंडल से दूर है, मीजोफिल सेल में वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे तो
जो है बेसिकली अपना नई ज़रूरत है हमको। बंडल शीथ सेल में वहाँ ऑक्सीजन है बेसिकली, मीजोफिल सेल में, बंडल शीथ सेल में ऐसा नहीं है इतना ज़्यादा, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है रूबिस्को का C3 साइकिल में जो रूबिस्को है ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए उनके अंदर फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। स्पेशल टाइप ऑफ लीड एनाटॉमी देखने को मिलती है जिसको क्रायन्स एनाटॉमी बोलते हैं, टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट एंड लैक ए प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। अमेजिंग। तो C3 और C4 में डिफरेंस ही फोटो रेस्पिरेशन का होता है। तो बायोमास किस में ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी किन प्लांट्स की ज़्यादा होगी, C4 या C3 की? तो ग्लूकोज कहाँ कम वेस्ट होता है बताओ? तो फोटो ऑक्सीडेशन कहाँ होती है बिना बात की? तो वो होती है C3 में, यानी कि C4 प्लांट्स जो होंगे वो ज़्यादा बायोमास देंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। वाओ। पर्टिकुलर लार्ज सेल अराउंड वैस्कुलर बंडल ऑफ सी। अब वैस्कुलर बंडल के पास मिलते हैं जो सेल, जो मीजोफिल सेल के वो भी खुद ही से पास हो जाएंगे वो, तो उन सेल को बोलता है बंडल शीथ सेल, जो कि हमने देखा था लीफ में जाइलम फ्लोएम लगे हुए थे ऊपर की तरफ, वो नीचे जैसे बंडल शीथ सेल थे। तो वाओ, दैट वाज अमेजिंग मैन। तो इसको क्रायन्स एनाटॉमी बोलते हैं, इस तरह के एनाटॉमी को जहाँ दो तरह के C4 पाथवे दो सेल में होते हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से मैलिक एसिड का और पायरुविक एसिड का। और बंडल शीथ सेल ऐसा नहीं है एक ही लेयर का, कई सारी लेयर होती हैं इनमें, या सेवरल लेयर्स। तो जो बेसिकली इनकी वो क्या होती है इन बंडल सेल्स की, कि ये लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि इनको C4 पाथवे करना था भाई, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। और ऑल्सो दे हैव थिक वॉल्स इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसिस भी होते हैं। तो हाँ, अमेजिंग हो गया ना, ऑक्सीजन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट खत्म ही हो गया रूबिस्को के साथ। तो बेसिकली C3 सेल जो होते हैं उनके अंदर बंडल शीथ सेल नहीं होते, जबकि C4 सेल के अंदर पक्का ही होते हैं। और जो C4 सेल हैं जैसे कि मेज और सोरगम, तो बस यही मेन है, मेज और सोरगम जो है C4 प्लांट होते हैं। इनको कट करेंगे तो इनमें क्रायन्स एनाटॉमी देखने को मिलती है मीजोफिल सेल में। तो मेज और सोरगम, मेज और सोरगम C4 प्लांट होते हैं, ड्राई रीजन में धूप में खिलते हैं। यार ये इनकी प्रोडक्टिविटी, मेज की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इतना ग्लूकोज होता है मेज के अंदर, खाते हैं लोग। तो प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट्स। अमेजिंग। तो बेसिकली इसमें CO2 एक्सेप्टर कौन सा है मेन, HCCO माइनस के साथ, जो होता है पेप, प्राइमरी फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है इसका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो OAA यानी कि 4 कार्बन होता है, जो कि 3 कार्बन फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ मिलकर बनता है 4 कार्बन। तो ये मैलिक एसिड के थ्रू में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है रूबिस्को मीजोफिल के अंदर होती ही नहीं है, अगर हो तो वहीं की वहीं अपना काम बिठा लेगी, क्योंकि RUBP तो पहले से ही प्रेजेंट है ना, वहीं C3 साइकिल कर लेगी, बहुत चलाक है ये। पर हमने भी ये मीजोफिल सेल वहाँ चलाक है, इन्हें बंडल शीथ सेल में तो दे दी रूबिस्को, पर वहाँ नहीं दी। तो बंडल शीथ सेल में होगा हमारा बेसिकली अपना ये C3 केल्विन साइकिल का कार्यक्रम, C4 साइकिल यहीं रहेगी। तो ये फॉर्म 4 मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड भी मैलिक एसिड को ही बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अब तक इसने बताया ही नहीं है बेवकूफ़ ने। मैलिक एसिड को एस्पार्टिक एसिड भी बोलते हैं, ये इन द मीजोफिल सेल्स के पास मिलता है। ट्रांसपोर्ट टू बंडल शीथ सेल या मैलिक एसिड को करते हैं। फिर ये मैलिक एसिड दोबारा से 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में बन जाता है, पायरुविक एसिड दोबारा से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देता है और ये साइकिल बन जाती है साइड बाय साइड। क्योंकि जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसमें से निकल के बेसिकली अपने मैलिक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो C3 साइकिल में जाके बेसिकली RUBP को रिड्यूस करके बनाता है पेप बनाता है पागल दोबारा RUBP ऐसे तो कर देता है। तो इसमें अपनी 18 ATP और जो है 12 NADPH लगते हैं। ऊपर दोबारा से रीजनरेशन ऑफ जो है पेप में जो लगते हैं कितने, 12 ATP दोबारा से। और ये जो ये जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, इसको OAA कन्वर्ट करने में कौन मदद कर रहा है, पेपकेज एंजाइम। रूबिस्को की जगह यहाँ पेपकेज होती है, बस ये याद करना भाई। मीजोफिल में बंडल शीथ में प्रेजेंट होते हैं, ये सवाल है। ये भी 30 ATP और 12 NADPH। अमेजिंग। तो बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है, बिल्कुल घटिया प्रोसेस होती है, होनी नहीं चाहिए। पर रूबिस्को की एक 2 धारी तलवार होती है, इसकी वजह से रूबिस्को C3 प्लांट्स के मीजो सेल में मिलते हैं और जो C4 प्लांट के बंडल शीथ सेल में। तो ये तो आपको याद रखना ही है, C4 प्लांट के मीजो सेल में कम्प्लीटली एब्सेंट होती है रूबिस्को। तो एक वेस्ट प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी नहीं होती, बिल्कुल टट्टू है। ऐसे कैसे जो बनता है ऐसे कैसे उसको हटा देती है रूबिस्को, ये कोई होने नहीं देती, मैं नहीं करने देती तेरे को, जो है बनना ही जो है तेरे को मैं बना दूंगी ग्लूकोज। तो बेसिकली जो ये फोटो रेस्पिरेशन में रूबिस्को की वजह से होती है, वाई, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है। इसके ऊपर सवाल जो आनंद मनी है, ऐसे कैसे कह रहा है, गारंटी के साथ यही आएंगे, तो हम भी कहते हैं यही आएंगे। हमको पता है कि जो नॉर्मल होता है वो RUBP पे CO2 जलता है, रूबिस्को पे प्रेजेंट थ्रू 2 into 3 PGA मॉलिक्यूल बनाता है। ये 2 molecules of 3 जो है 3 कार्बन PGA मॉलिक्यूल। तो अब इसकी गलती से कुछ होगा तो अभी वो, पर उससे पहले एक साइड नोट कि फोटो रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होती है। तो CPM, ठीक है, या फिर फोटो रेस्पिरेशन PMC।
तो ठीक है, पीएमसी अच्छी निमोनिक बन रही है, पेरोक्सिसो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट। और C4 एक और बात है, C4 पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। तो वो था केल्विन और ये है हैच एंड स्लैक पाथ। तो बेसिकली ये होती है फोटो रेस्पिरेशन। RUBP अगर ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है तो दो प्रोडक्ट बनता है हमारा, नॉर्मल PGA और प्लस अब डिफरेंस एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बना देता है ये, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होता है। शेट, बहुत घटिया बात है ये। RUBP में CO2 तो जुड़ा ही नहीं, इस CO2 जुड़ने की जगह PGA बन गया भाई। PGA क्या है ये? अब ये PGA इसका कोई काम ही नहीं है भाई, क्या इसको कैसे रिड्यूस करोगे जब तक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। PGA बना पर कार्बन डाइऑक्साइड के बिना बन गया। चलो ठीक है हमारे पास, पर इससे कितना, हमको 6 कार्बन चाहिए थे जब जाके एक, अब 12 बार करनी पड़ेगी केल्विन साइकिल, तो कितना इनइफेक्टिव है भाई ये। तो PG है बेसिकली ये जो 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, बिल्कुल टट्टू कंपाउंड है, कुछ नहीं होता है इसमें ना। ATP लगती भी है, ATP बंद निकलती भी, तो ज़ीरो हो जाता है बस काम। तो CO2 रिलीज होती है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। और इस साइकिल को C2 साइकिल बोलते हैं, जिसमें ये ऐसे रूप इसको ऑक्सीजन के साइड बाइंड करती है। तो C3 प्लांट में जो है C2 साइकिल भी साथ के साथ हो रही है, पर C4 प्लांट में कभी भी C2 साइकिल नहीं हो रही। कुल इसलिए होती है बेसिकली यहाँ पे ना तो CO2 निकलती है ना एनर्जी टट्टू होती है, बल्कि यूटिलाइज हो जाती है कुछ ATP। तो बेसिकली वो जो मैंने कहा था ना वो PGA, वो PGA नहीं था, वो फॉस्फोग्लिसरेट था। PGA कुछ और है, PGA था 3 फॉस्फोग्लिटरेट, ठीक है, एब्रीवेटेड 3 PGA। ये खाली PGA, ये टट्टू वाला PGA फॉस्फोग्लिसरेट है, ये खाली वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था। तो इससे ऐसे नहीं होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं, सवाल तो आने वाला नहीं है तो डोंट वरी। तो हियर द RUBP इंस्टेड ऑफ जो है CO2 की जगह यहाँ पे जो है O2 के साथ बाइंड हो जाते हैं। और नेट प्रो वो होता है ना तो शुगर सिंथेसाइज हो पाती है ना ही ATP निकल कुछ इसमें जो है यूटिलाइज, बल्कि ATP यूटिलाइज हो जाता है ना। ATP तो वैसे भी नहीं बनता यार किसी भी केल्विन साइकिल में। बस ये जो है यूटिलाइजेशन ऑफ ATP में तगड़े वाली जो है एस्थेसी कर देता है, वेस्ट कर देता है हमारा सामान। ये सिर्फ C3 में होते हैं, इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। तो बेसिकली C3 और C2 के बीच में जो बैलेंस है किस पे, काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ रूबिस्को की कार्बन की ज़्यादा एफिनिटी होती है रूबिस्को की, और कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अगर ऑक्सीजन का ही कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी यार। एफिनिटी एक कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, और टेम्परेचर पे तो हर चीज़ की जो है उसकी हर एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंडेंट होती है। C4 प्लांट में नहीं होता कभी भी फॉस्फोरेस्पिरेशन या। तो ये टेबल दी हुई है बेसिकली, इससे आते नहीं पर देख लो आ सकता है। सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेबल है C3 साइकिल, एक तो मीजोफिल ऑफ C3 प्लांट और बंडल शीट ऑफ C4 प्लांट। अच्छा, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन यस मीजोफिल में, यार यहाँ पे मीजोफिल में यस बोथ। या हाउ मेनी टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्सेस जो है CO2, कितने तरह के सेल होते हैं? तो यहाँ पे सिर्फ मीजोफिल सेल होते हैं C3 में, ज़्यादा बंडल शीत नहीं है, यहाँ पे 2 तरह के बंडल शीत होते हैं। यस, विच इज प्राइमरी CO2 यहाँ पे RUBP और यहाँ पे जो है अपना पेप फॉस्फोइलेनिक पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट पेप। या नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 रिसेप्टर एक्सेप्टर, तो यहाँ पे 5 कार्बन होते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं। विच ऑफ द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, प्राइमरी CO2 का फिक्सेशन प्रोडक्ट यहाँ पे जो PGA, यहाँ पे जो है अपना OAA। PGA ऑक्सैलो, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 प्रोडक्ट 3, और यहाँ पे कितने होते हैं? यहाँ पे 4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। यस, प्लांट हैव रूबिस्को नॉट ऑल, मतलब हर सेल में नहीं कह सकते। यस, रूबिस्को तो होती है पर मीजोफिल सेल में नहीं होती। यस, टू पेप केस जो है हमारे C3 में नहीं होती, C4 में होती है। विच सेल इन प्लांट हैव रूबिस्को, तो यहाँ पे मीजोफिल सेल में, यहाँ पे बंडल शीत सेल में, मीजोफिल में एब्सेंट होती है। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर लाइट कंडीशंस, हाई लाइट के अंदर CO2 फिक्सेशन का रेट किस में ज़्यादा होगा बताओ? ये हमने अब तक नहीं पढ़ा है। वेदर फॉस्फोरेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो, नहीं पता ये भी। बंडल शीट, ठीक है। या। तो अगर जो बेसिकली प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, CO2 फिक्सेशन रेट किस में ज़्यादा है? C4 प्लांट में भाई लाइट ज़्यादा है, ठीक है। एक लाइट का मान लो कॉन्स्टेंट ही वो है, हाई लाइट कंडीशन, अच्छे से वेल लिटेड एरिया में है, धूप में खड़ा है प्लांट, तो ज़्यादा जो है CO2 फिक्स किस में, ज़्यादा ग्लूकोज किस में बनता है? C4 में, क्योंकि उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि अंडर सेम लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा CO2 को फिक्स C4 प्लांट करते हैं एज कम्पेयर टू C3, और जब लाइट नहीं होती तो नेग्लेजिबल ही जो है भाई होगी अपनी C4 साइकिल या, और C3 साइकिल भी बेसिकली बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ATP और NADPH ही नहीं है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ C3 में होती, C4 में नहीं होती। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसंट्रेशन, ओके, नहीं इसमें नहीं होनी चाहिए भाई, पर देखते हैं। यह सेम। तो क्या कभी भी फोटो रेस्पिरेशन हाई CO2 कंसंट्रेशन पे होती है? सोच लो, नहीं होती भाई।
और जो है ये बेसिकली C4 प्लांट में क्या ऑप्टिमम, C3 प्लांट में और C4 में क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो C3 में 20 से 25 और C4 में 30 से 40। C4 को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, बेसिकली ज़्यादा CO2 चाहिए होता है, ज़्यादा टेम्परेचर, ताकि वो ज़्यादा फिक्स कर पाए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। या तो सबसे इंपॉर्टेंट अब एग्जाम्पल आ जाएंगे। C3 प्लांट का एग्जाम्पल है वीट और राइस, और जो है इसके हैं C4 के मेज और शोरगम। मेज और शोरगम यार तुम भूल गए, तुम घटिया आदमी हो। मेज और शोरगम, ठीक है, मेज और शोरगम जो है C4 प्लांट के जो है एग्जाम्पल हैं। तो C4 प्लांट मज़े से शोर मचा रहे हैं कि देखो हमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, ले लो हमारा, ये कर लो, ये मिडिल फिंगर, मज़े से शोर दिखा रहे हैं, मज़े से शोर मचा रहे हैं C4 प्लांट। और ये जो है वीट और राइस रो रहे हैं, ये C3 प्लांट ईट पे बैठ के रो रहे हैं। तो ठीक है, ईट पे बैठ के राइस रो रहे हैं। और शुगर केन भी एक C4 प्लांट है, क्योंकि C4 प्लांट में बेसिकली कितना ज़्यादा वो है, चीनी है, तो वो C3 तो हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली कैम्प पाथवे की बात करें तो कैम्प में बस ये चीज़ याद आएगा, जीरोफिटिक प्लांट में होता है फॉर प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, और ये डे के टाइम में जो है इसमें इन कैम्प वाले प्लांट्स में, जीरोफिटिक प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज होते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। भाई दिन में स्टोमेटा खोल देंगे तो वहाँ तो जो है जीरोफिटिक कंडीशन में तो रात को भी बहुत गर्मी होती है। नॉर्मल गर्मी जितनी हमारे यहाँ दिन में उतनी रात में, तो रात को ना खोलें अपने स्टोमेटा, ज़्यादा पानी को हम क्यों वेस्ट करें। तो उनके स्टोमेटा रात को खुलते हैं जिससे मदद मिलती है। कैम्प की फुल फॉर्म होती है क्रूएशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो फोटो को C2 जो साइकिल भी बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा फोटोग्लाइकोलेट जो भी बनता है वो फोस्फोग्लाइसी जो भी है, फोस्फोग्लाइकोलेट, एसिड नहीं, फोस्फोग्लाइकोलेट, और फोस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड है। तो बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग जो है फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहले इसमें एक ब्लैकमैन का लॉ होता है लिमिटिंग फैक्टर का। ये बेसिकली क्या कहता है, जो लिमिटिंग फैक्टर जो होते हैं ना बेसिकली प्लांट में, जो लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक लिमिटिंग फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो डिटरमाइन करे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लिमिटिंग रिएजेंट की तरह लिमिटिंग फैक्टर सबसे कम क्वांटिटी में होगा, क्योंकि इसी पे डिपेंड कर रही है सारी, और ये कम क्वांटिटी में है तो और सब एक्सेस में है, ये कम है, तो ये एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर हो गया। ये लिमिटिंग फैक्टर है हमारा ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये कहता है। तो फोटोसिंथेसिस के 2 तरह के फैक्टर होते हैं, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होता है जैसे प्लांट के अंदर नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ में भी होता है बिल्कुल फोटो जो वो कम मिलेगी लाइट, उसको मीजोफिल सेल्स तक में होता है, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल, ऐसे जो भी प्लांट के अंदर की बातें हैं, तो अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, सब ये सब प्लांट के जो अंदर की बातें हैं, तो ये इंटरनल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर सिर्फ 4 है। क्या है, बाहर से क्या कहा, मेरे को सनलाइट मैं देख भी नहीं रहा, मेरे को CO2 मिल सकती है, मेरे को बाहर से वाटर मिलेगा, मेरे को बाहर से और क्या चाहिए, और जो टेम्परेचर, सनलाइट के साथ टेम्परेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिविस्को में। तो यस, तो ये रहा ब्लैकमैन लॉ ऑफ फैक्टर। ये स्टेटमेंट, इफ ए केमिकल प्रोसेस फैक्टर मोर देन वन फैक्टर देन इट द रेट विल बी डिटरमाइन द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। यस, जो कम क्वांटिटी में लीस्ट में, इट फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटी चेंज। या जैसे कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल लाइट एंड CO2 कंडीशन द प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज लो। तो यस, 20 से वो था उसमें, और 35 से 40 था उसमें जो भी था। या तो अब लिमिटिंग फैक्टर में पहला फैक्टर है लाइट। तो लाइट बेसिकली कम ही होता है, ये पर देख लो, नाइट नीड टू बी लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी, ये सब होना चाहिए, ड्यूरेशन होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इट इज़। और अब जैसे से हम लाइट को नीचे से कम लेके जाते हैं तो प्लांट में क्या, जैसे नीचे से कम लाइट की जो है लीनियर रिलेशनशिप होता है बिटवीन इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन एट लो इंटेंसिटी ऑफ। जब लाइट की इंटेंसिटी कम लाइट है जब, तो CO2 फिक्सेशन का बेसिकली जो है धीरे धीरे बढ़ता है, लीनियरली बढ़ता है। जीरो तो बिल्कुल भी नहीं, अब लीनियरली बढ़ रहा है, पर एक टाइम आता है एक जो है बेसिकली एट हायर इंटेंसिटी द रेट डज नॉट फर्दर इनके, और एक प्लेट्यू बन जाता है, लिमिटिंग ऐसे सीधा रेट हो जाता है इसका। और दिस अकर एट द 10% ऑफ फुल सनलाइट। फुल सनलाइट को बेसिकली पार बोलते हैं, PAR, पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसका 2 से 10% हर प्लांट लेते हैं, जो कि यही जो हम देखते हैं स्पेक्ट्रम, भाई वही तो होता है पार, विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार। इसका 2 से 10% कोई भी प्लांट लेता है। इट इज़ रेयरली है लिमिटिंग फैक्टर लाइट, क्योंकि लाइट सन जो है हर दिन शो करता है। ये रहा जो है अपना वो प्लेटू वाला ग्राफ, शुरू में बढ़ता है, लार्ज इंटेंसिटी होते है, भट्टैक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लेट्यू हो गया, जिसके कारण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। और एक और चीज़, जो इंसिडेंट ऑफ लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट, क्लोरोफिल का ही ब्रेक डाउन कर देता है। भाई क्लोरोफिल में इतनी ज़्यादा लाइट कैसे करेगा वो बेचारा। तो एंड अ डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस एज ए रिजल्ट। या अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना भाई इंटेंसिटी, तो इसके बाद ये ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर। वाई? क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है
एटमॉस्फेयर में कितना था 0.03% होता है सिर्फ 0.33 तो 0. कहीं कहीं पे 0.4. पर अगर एक इसको 0.05 भी कर दिया जाए, ज़्यादा आप सांस ले रहे हो जिस कमरे में आपका पौधा है 0.05% होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट और बियॉन्ड द लेवल्स दैट कैन बी डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स टू द प्लांट्स. तो हाउ शिट इज दैट. तो बेसिकली कितना सेचुरेशन कब आ जाता है इनका, ये कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें कब सेचुरेशन आ जाता है हमारे C3 और C4 प्लांट के. तो इम्पोर्टेंट C4 प्लांट शो सेचुरेशन जो है इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट जो है जब जो अपना CO2 का कंसंट्रेशन है 360 माइक्रोलीटर पर लीटर. 360 माइक्रोलीटर पर लीटर. तो हाउ शिट इज दैट. जबकि C3 प्लांट इससे ज़्यादा 450 था, क्योंकि यार इनके अंदर रूबिस्को भी है. रूबिस्को वैसे भी नॉर्मली C2 साइकिल चलाती रहती है, अपनी बकचोदी करती रहती है, पर जो है इनमें एक तो अब CO2 ज़्यादा बढ़ते चल हमारे पास रूबिस्को की पूरी एफिनिटी जब तक कार्बन डाइऑक्साइड तक हो जाते तो 450. यहाँ पे तो पहले से ही होते भाई, ये तो अडेप्टेड है रूबिस्को के लिए ही, तो इसके लिए कम होती है तो 360 या उसी में अपना काम कर चला लेते हैं. ये वहीं पे सेचुरेशन होता था भाई. तो हाई CO2 कंसंट्रेशन में बताओ किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. तो जो ये आपने बेसिकली ये जो C3 प्लांट है हाई CO2 कंसंट्रेशन में, इनकी जो है C4 से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी. तो शेट वाओ. तो 450 माइक्रोलीटर से ज़्यादा के कंसंट्रेशन के CO2 में क्या, और लो में तो अपने नॉर्मल आसपास के देखो C4 भाई C4 ज़्यादा होते हैं. तो थस द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज़ लिमिटिंग टू C3 प्लांट. तो ये लिमिटिंग है. अगर ये ज़्यादा बढ़ा देंगे तो भाई C3 प्लांट में जो है लाइट को ज़्यादा देने से कुछ नहीं होगा हमारे आसपास. C3 प्लांट का अगर प्रोडक्टिविटी हमको बनाए तो हमको CO2 उस एरिया में बनानी पड़ेगी. नॉर्मली बात कर रहा हूँ, करंट अवेलेबिलिटी हमारे एटमॉस्फेयर में ही. तो समझ रहे हो क्या कहना यार, कितनी इंपॉर्टेंट बात कह दी इन्होंने. तो बेसिकली द फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसंट्रेशन ओके has been shown increased rate of photosynthesis to higher productivity has been used for some greenhouse crop. Okay, टमाटो और बेल पेपर शिमला मिर्च में ये ग्रीन हाउस में क्यों उगती हैं. क्यों ग्रीन हाउस, क्या फ़ायदा क्या है. क्योंकि ग्रीन हाउस में CO2 बहुत ज़्यादा होता है. ग्रीन हाउस में CO2 दबी रहते बाहर नहीं निकलते. जैसे अर्थ भी ग्रीन हाउस बन रहा है आजकल, CO2 अंदर ही रह रही है उसके. तो ये CO2 ज़्यादा C3 प्लांट को, जैसे कि अभी बताया था, करंट कंडीशन में है ही नहीं एटमॉस्फेयर में इतनी इनके लिए, तो इनको तो ज़्यादा CO2 चाहिए होती है. तो CO2 इनके लिए लिमिटिंग फैक्टर बनी हुई है C3 प्लांट्स के लिए. पर यहाँ पर जब ज़्यादा दे देते हैं CO2 तो C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. तो भाई कमाल की, ज़रूरी नहीं है कि C4 से ही बढ़ जाए, पर हायर कंसंट्रेशन पे C4 की कम हो जाती है, C3 की बढ़ जाती है. तो ये था हमारा कहने का मतलब. C4 यार आम के पेड़ इतने ये क्या टमाटर देते हैं. टमाटर और शिमला मिर्च को ग्रीन हाउस में इसलिए उगाया जाता है क्योंकि वहाँ CO2 ज़्यादा चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एनवायरनमेंट्स जो कि हमारे आसपास हैं, क्योंकि 450 पे ये सेचुरेट होते हैं एटलीस्ट. तो 2x C3 प्लांट्स के लिए करंट कंडीशन में लिमिटिंग फैक्टर. टमाटो बेल पर आया सवाल. तो बेसिकली टेम्परेचर तो देख C3 के लिए ये 20 से 25 है और C4 के लिए 30 से 40 है. या क्योंकि यार एंजाइम्स हमारे टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करती हैं, जो कि C4 के लिए 30 से 40 है और C3 के लिए 25 से 30 है. और टेम्परेचर से जो है कम ही एक्सटेंट तक ये जो है भाई अपने प्लांट ससेप्टेबल होते हैं. और बेसिकली ये जो टेम्परेट ऑप्टिमम है फोटोसिंथेसिस ये वेरी करता है प्लांट ऑन बेसिस ऑफ हैबिटेट. ट्रॉपिकल प्लांट्स में यार जो अपने फॉरेस्ट में रहते हैं उसमें जो है हायर टेम्परेचर होता है वहाँ पे ऑप्टिमम, तो प्लांट को अडेप्ट करना पड़ता है टेम्परेचर के क्लाइमेट से वहाँ पे. तो यहाँ ज़्यादा भी हो सकता है 30-40. C4 32 40 डिग्री ठीक है. ट्रॉपिकल में ये और भी ज़्यादा हो सकता है. तो बेसिकली वाटर भी एक लिमिटिंग फैक्टर होता है पर एक कम एक्सटेंट तक, क्योंकि वाटर नियरली होता है सब में, तो डायरेक्टली अफेक्ट करता है. तो बेसिकली इसका इफेक्ट जो होता है थोड़ा इनडायरेक्ट टाइप सा होता है. कैसे वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज हैंस द रिड्यूस ऑफ CO2 अवेलेबिलिटी. गासेस एक्सचेंज में भी स्टोमेटा काम आते हैं. ओके, और बिसाइड वाटर स्ट्रेस जो है ऑल्सो जो है एक लीफ को कर्ल कर देता है ऐसे, तो CO2 दोबारा से कम हो गई भाई, रिड्यूसिंग सरफेस एरिया ऑफ लीफ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो गई. तो दिस वाज इट फॉर दिस चैप्टर लिमिटिंग CO2. तो CO2 ठीक है. सवाल मांगा चाहता हूं टोमेटो बेल पर मैंने बताया 360 450 वाला मैंने बताया ठीक है.